सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है, टर्शियरी सेक्टर क्या होता है, क्वाटरनरी सेक्टर क्या होता है और क्वीनरी सेक्टर क्या होता है। ठीक, इसके बाद हमने देखने का प्रयास किया था कि इकोनॉमी को हम फर्दर सब डिवाइड कर सकते थे रियल सेक्टर एंड फाइनेंशियल सेक्टर में। रियल सेक्टर क्या था, जहां पर वास्तव में कुछ प्रोडक्शन होता था, किसी चीज का उत्पादन होता था, उसे हम क्या कहते थे, उसे हम कहते थे रियल सेक्टर। दूसरी तरफ फाइनेंशियल सेक्टर क्या है, जहां पर वास्तविक उत्पादन नहीं हो रहा है लेकिन पैसों का लेन देन हो रहा है। क्योंकि पैसों का लेन देन हो रहा है इसीलिए हम उसे इकोनॉमिक एक्टिविटी मानेंगे और इसीलिए उसे हम एक इकोनॉमिक सेक्टर मानेंगे। ध्यान रखिएगा। जब हमने ये देख लिया था, फिर आगे बढ़े तो हमने देखने का प्रयास किया था कि आखिर ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर क्या होता है। ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर को यदि हम एक लाइन में समझने का प्रयास करेंगे तो अर्थव्यवस्था का वो क्षेत्र जो नियम कानूनों के माध्यम से संचालित हो उसे हम ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर या संगठित क्षेत्र कहते हैं, जहां पर काम करने वालों को बहुत सारी सामाजिक आर्थिक सुरक्षाएं दी जाती हैं, जैसे कि पीएफ, जैसे कि ग्रेच्युटी, जैसे कि पेड लीव्स, जैसे कि काम के प्रॉपर घंटे, जहां पर बाकी कानूनों का जो है वो अनुपालन किया जाता है, जैसे कि बाजार कानून या फिर खान माइंस एक्ट, इन तरह के कानूनों का जहां पर सही से अनुपालन किया जाता है उन क्षेत्रों को क्या कहते हैं, उनको हम कहते थे ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर यानी कि संगठित क्षेत्र। दूसरी तरफ हमारी अर्थव्यवस्था का वो क्षेत्र जो प्रॉपर नियम कानून को फॉलो नहीं करते, ठीक है, जहां पर जो काम कर रहे हैं कार्मिकों को सामाजिक सुरक्षाएं नहीं प्राप्त होती, उस क्षेत्र को हम कहते थे अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, उन्हें हम कहते हैं असंगठित क्षेत्र। ठीक है, यहाँ तक आगे जब हम बढ़े इससे तो फिर हमने देखने का क्या प्रयास किया, हमने देखने का प्रयास किया क्या कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ वर्सेस इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास। हमने इन दोनों के अंतर को समझने का प्रयास किया था। क्या समझने का प्रयास किया था, आर्थिक ग्रोथ जो है या फिर इकोनॉमिक ग्रोथ जो है ये मात्रात्मक संकल्पना है, इट इज क्वांटिटेटिव, इसमें क्वांटिटी को मेजर करते हैं, क्वांटिटेटिव कॉन्सेप्ट, ये मात्रात्मक संकल्पना थी। ठीक है, हमने देखने का प्रयास किया था कि जीडीपी यदि पिछले साल जो है वो $2 ट्रिलियन थी, इस साल बढ़कर जो है वो $2.5 ट्रिलियन हो गई, तो हम क्या बोलेंगे कि आर्थिक समृद्धि हुई, ग्रोथ को हिंदी में समृद्धि कहते हैं। ठीक है ना। दूसरी तरफ हमने देखने का प्रयास किया था कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट है ये क्वालिटेटिव कॉन्सेप्ट है। क्वालिटेटिव का क्या मतलब है, क्वालिटेटिव का मतलब है ये गुणात्मक कॉन्सेप्ट, क्वालिटेटिव कॉन्सेप्ट यानी कि क्या है, ये गुणात्मक संकल्पना है। केवल संख्या में बढ़ोतरी हो जाने से हम ये नहीं बोल देंगे कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए क्या आवश्यक है कि वो जो बढ़ोतरी हुई है ना, वो जो इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ है इसका लाभ सभी को मिले। ठीक है, यदि इसका लाभ सबको नहीं मिलेगा तो हम क्या बोलेंगे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास नहीं हो रहा है। ठीक, इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से हमने ये समझने का प्रयास किया था, इसका मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट होने के लिए इकोनॉमिक ग्रोथ होना आवश्यक है। अगर इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हुआ है ना तब तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि ये बात बताइए, संख्या में बढ़ोतरी होगी, मात्रात्मक रूप में बढ़ेगा तभी तो बढ़ेगा, यदि बढ़ेगा ही नहीं तो बढ़ेगा। ठीक है, तो आर्थिक विकास के लिए आवश्यक है, आर्थिक विकास की पूर्व शर्त है क्या कि आर्थिक समृद्धि हो। ठीक, इस लाइन को गौर कीजिएगा। ठीक है ना, कि आर्थिक विकास के लिए पूर्व शर्त है कि आर्थिक समृद्धि हो, लेकिन आर्थिक समृद्धि का होना ये सुनिश्चित नहीं करता है कि आर्थिक विकास होगा ही होगा। बात समझ में आया? ठीक, एक बार फिर से सुनिए इस लाइन को, मैं क्या बोल रहा हूं, क्या कि इकोनॉमिक ग्रोथ इज द प्रीरिक्विजिट फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बट जस्ट द इकोनॉमिक ग्रोथ does not ensure that economic development is going to happen। बात समझ में आई? केवल आर्थिक समृद्धि हो जाना ये सुनिश्चित नहीं करता है कि इकोनॉमिक विकास होगा ही। क्यों? क्योंकि आर्थिक विकास के लिए क्या आवश्यक है कि वो जो समृद्धि हुई है वो सब में बटे। ठीक है, कल हम लोगों ने इसके बारे में बहुत डिटेल में चर्चा की थी। तो ये था रिकैप। राइट, धारावाहिक स्टार्ट करते हैं उससे पहले नहीं होता है क्या कि पहले अब तक, तो ये था रिकैप, अब आगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को कल कुछ होमवर्क दिया था, क्या होमवर्क
दिखा देता हूँ। ये देखिए ऑक्सफैम इंडिया रिपोर्ट क्या है ये? सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट द इंडिया स्टोरी। कब ये पब्लिश हुआ है? ये देखिए 15 जनवरी 2023, यानी कि बिल्कुल लेटेस्ट है। नहीं गरम भाग निकलता हुआ दिखता है। एक सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट देखिए क्या लिखा है ये इंडिया स्टोरी। पूरा नहीं पढ़ना है आपको। देखिए मोटा-मोटी यदि हम निकालने की कोशिश करें, जिसमें याद नहीं आ रहा मैं जो बता रहा था कल क्या कि भारत में अमीर और अमीर होते जा रहे हैं, गरीब और गरीब होते जा रहे हैं। ये किस बेसिस पर मैं बोल रहा था? उसके पीछे यही वजह है। ये देखिए ऑक्सफैम इंडिया में एक संगठन है जो क्या करती है, इनइक्वालिटी यानी कि असमानता पर रिपोर्ट पब्लिश करती है। इसी बेसिस पर बोल रहा था। यहाँ पढ़िए सम ऑफ द की फाइंडिंग्स फ्रॉम द इंडिया सप्लीमेंट्स आर। इसके जो है वो प्रमुख जो फाइंडिंग्स हैं लगभग 25 साल से जो है ये मतलब भारत का रिपोर्ट देखिए क्या बोल रहा है। यहाँ से पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। द टॉप 1% ऑफ इंडियंस, यानी कि पूरा भारत जो है ना, इसमें जो टॉप 1% पॉपुलेशन है, यदि आधी पैमाने पर यदि हम लोगों को बांटे ना, तो जो भारत के टॉप 1% अमीर लोग हैं, क्या दिखा रहा है? नाउ ओन्स मोर देन 40.5% ऑफ टोटल वेल्थ इन 2020। 2021 में उनके पास भारत की कुल संपत्ति का 40.5% था। याद आ रहा है? 1% के पास 40% संपत्ति का अधिकार है। While the bottom 50%, यानी कि नीचे से जो 50% पॉपुलेशन है, which is around 700 मिलियन पॉपुलेशन, ठीक ना, जो कितने हैं? लगभग 70 करोड़ के आसपास जो लोग हैं, they have around 3% of total wealth। याद है कि क्लास में मैंने बताया था ना, आप लोगों को होमवर्क दिया गया है कि ये नोट्स जो है ना थोड़ा सा पढ़िएगा इसके बारे में और कुछ डेटा जो है इससे निकाल के रख लीजिएगा, ताकि जब आप इसमें आंसर लिख रहे हो, जब भी लिख रहे हो 2023 में लिख रहे हो, 2024 में लिख रहे हो, 2025 में, जब भी आप इसमें आंसर लिख रहे हो, आप इन रिपोर्ट्स को कोट करें। अब आप अपने मुंह से ये बात बोल रहे हैं कि भारत में असमानता बढ़ रही है, लेकिन उसके पीछे कोई पैमाना है? आप किस बेसिस पर ये बात बोल रहे हैं? देख, तो वहां पर काम आ जाएगा क्या? ये ऑक्सफैम इंडिया रिपोर्ट दिख रहा है ना? देख, यही इसी में देखिए क्या दिखा रहा है? सिंस द पैंडेमिक बिगेन टू नवंबर 2020। पैंडेमिक कब से स्टार्ट हुआ था? याद आ रहा ना? वही मार्च 2020, जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी आए थे और आके क्या बोले थे? भाइयों बहनों, अब क्या करना है? घर में ही रहना है। याद आ रहा ना? मार्च एंडिंग में जब क्या हुआ था, हम लोगों ने हमारे यहाँ लॉकडाउन लगाया गया था, और वहां से लेकर कब तक? नवंबर 2022 तक। देखिए रिपोर्ट क्या कह रहा है? बिलियनियर्स इन इंडिया हैव सीन देयर वेल्थ सर्ज बाय 121%। यानी कि भारत में जितने अरबपति थे ना, उनकी संपत्ति में 121% की वृद्धि हुई, ठीक ना? और इतना करोड़ पर डे इन रियल टर्म्स, ठीक है? यानी कि जो अमीर थे उन्होंने बहुत अच्छा किया है, लेकिन व्हाइल द नंबर ऑफ हंग्री इंडियंस, यानी कि भारत में जो भूख से ग्रसित लोगों की संख्या थी वो 19 करोड़ से बढ़कर कहां पहुंच गई है? 35 करोड़ पहुंच गई। दिख रहा है? अमीर बिलियनियर्स, अरबपतियों की संपत्ति कितनी बढ़ी है? 121% बढ़ी है। वहीं दूसरी तरफ जो गरीब थे, हंग्री इंडियंस, जो भूखे भारतीय थे, उनकी संख्या पहले 19 करोड़ हुआ करती थी, वो बढ़कर हो गई है इस टाइम पीरियड में, जब से पैंडेमिक स्टार्ट हुआ और नवंबर 2022 के बीच में बढ़कर 35 करोड़ हो गई है। बात समझ में आया? मैंने क्यों बोला था? इसी डेटा के बेसिस पर मैंने बोला था। आप भी अपने आंसर्स में जब भी लिख रहे होंगे ना, आपने कोई रिसर्च थोड़ी किया है, आप रिसर्च करने वाले थोड़ी, आपने कोई सोशल स्टडी थोड़ी की है। बात समझ में आया? तो आप जो डेटा, आप जो आर्गुमेंट दे रहे हैं, उसका बेसिस क्या है? समझ में आया? इसीलिए आप अपने आर्गुमेंट्स, आप अपने पॉइंट्स के बेसिस में क्या करेंगे? इन डेटास को कोट करेंगे, इन कम्युनिटीज को कोट करेंगे, इन रिपोर्ट्स के नाम को कोट करेंगे, तभी तो आपकी बातें ऑथेंटिक लगेंगी। ठीक है? कोई नहीं, ज्यादा नहीं करना है। अगर आपको चाहिए ना तो बस ये दो लाइन भी अगर आपको याद रह जाएगा कि टॉप 1% के पास 40% से ज्यादा संपत्ति है और बॉटम 50% के पास मात्र 3% संपत्ति है। दूसरा कि पैंडेमिक के बाद से जो है अरबपतियों की संपत्ति में जो है वो 121%
पॉपुलेशन की वृद्धि हुई है, जबकि भुखमरी से ग्रसित लोगों की संख्या भारत में 19 करोड़ से बढ़कर 35 करोड़ हो गई है। इतना भी पर्याप्त है। जहां भी आप असमानता पर कोई भी आंसर लिख रहे हो, चाहे वो जीएस पेपर 1 हो, जीएस पेपर 1 सोशल इशू सामाजिक मुद्दे, उसमें भी आ जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन। जीएस पेपर 2 को, मेंस की बात कर रहा हूं, जीएस पेपर 2 जिसमें गवर्नेंस आ जाता है, जिसमें पॉलिटी आ जाती है, जिसमें सोशल जस्टिस सामाजिक न्याय वाला टॉपिक है, वहां पर भी आप इस डेटा को कोट, मतलब इस तरह का यदि कोई आप आंसर लिख रहे हैं तो वहां आप इस डेटा को कोट कर सकते हैं। जीएस पेपर 3 इकोनॉमी में तो लिख ही सकते हैं। जीएस पेपर 4 एथिक्स वाला नीति शास्त्र, वहां पर भी आप इस पॉइंट को ऐड कर सकते हैं। और इन सब से बढ़कर जब आप निबंध का पेपर लिख रहे होंगे, निबंध एस्से का पेपर, वहां पर भी यदि कोई ऐसा टॉपिक मिलता है तो आप बता सकते हैं, ठीक ना। यानी कि असमानता भारत में बड़ी समस्या है। आप में से जिन लोगों को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है, पूरा प्रेस रिलीज इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है, क्लिक कीजिए, बड़ा डॉक्यूमेंट मिल जाएगा। अगर और डेटा अगर आपको छानना हो तो, ठीक है, बाकी इतने से भी काम चल जाएगा, ठीक है। अब इसके थ्रू मैं एक और चीज आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये रिपोर्ट अगले साल भी आएगा, उसके अगले साल भी आएगा। तो जिस साल भी आप एग्जाम दे रहे होंगे ना, जब आप पीटी दे रहे हो या मेंस दे रहे हो, उस साल क्या करना है, आपको अपने स्तर पर जाके बस सर्च करना है और क्या करना है, वो लेटेस्ट डेटा को अपडेट करना है, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई? यानी कि मैं चाहता हूँ मेरे ऊपर ही निर्भर ना बन के रहिए, आपको मैं सिखा देना चाह रहा हूँ, इसीलिए तो मैंने खोल के दिखाया बाकायदा आपको कि कहाँ से निकालना है डेटा, ठीक है ना। चलिए, तो अब जरा हम आगे बढ़ते हैं अपने इकोनॉमिक्स में वापस बढ़ते हैं। तो इसीलिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट आवश्यक है। देखा, जब हमने क्या देखा कि भारत में अरबपतियों की संपत्ति जो है वो 121% से बढ़ रही है। हम ये भी देख रहे हैं कि भारत की जीडीपी बढ़ रही है। भारत जो है वो पहले विश्व की 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी हुआ करती थी, 6ठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हुआ करती थी, अब 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो गई है। यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ तो हो रहा है, लेकिन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में दिक्कत हो रहा है, आर्थिक विकास नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि इस बढ़ोतरी का लाभ सब तक नहीं पहुंच पा रहा है, ठीक है। जब आप ब्यूरोक्रेट बनिएगा, जब आप आईएएस ऑफिसर बनिएगा, तो आपसे अपेक्षा की जाएगी कि आप जो है आर्थिक विकास भी सुनिश्चित कीजिए, ठीक है। चलिए, तो इसी कंटेक्स्ट में आगे बढ़ते हैं। अब जरा आगे बढ़ते हैं। हम क्या देख रहे थे कि ये विकास, डेवलपमेंट जो है ना, इसके 2 प्रकार हैं। डेवलपमेंट को हम फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। हमने कल देखा था, पहला क्या है, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, यानी कि समावेशी विकास। दूसरा क्या है, दूसरा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी कि सतत धारणीय विकास को, और ये है समावेशी विकास। अच्छा, हाँ, मैं आप लोगों को बता दूं, मुझे पता है थोड़ी सी अभी आप लोगों को समस्या हो रही होगी ऑनलाइन क्लास करने में, क्या कि आवाज थोड़ा इको होता है। आई नो, मैंने जो है ना वो मैनेजमेंट से बात की है और मैनेजमेंट भी जो है उस दिशा में काम कर रही है। मोस्ट प्रोबेबली कल की क्लास यानी कि उसकी अगली क्लास में आपकी इस समस्या का समाधान हो जाएगा। अभी आपको प्रॉब्लम हो रही है तो मैं आपको यही सजेशन दे सकता हूँ कि आप कोशिश कीजिए कि ईयरफोन लगा के देखिए। ईयरफोन लगा के देखना, थोड़ी देर तक रहेगा प्रॉब्लम, फिर हम मनुष्य है ना, हम परिस्थितियों के हिसाब से खुद को ढाल लेते हैं, ठीक है ना। हमारी यही तो है सबसे बड़ी पूंजी कि मनुष्यों के पास ये क्षमता होती है कि वो परिस्थितियों के हिसाब से खुद को ढाल लेता है। स्टार्टिंग के 2-4 मिनट जो है वो आपको थोड़ा सा ऑकवर्ड लगेगा, क्यों? क्योंकि आप जो रील्स वगैरह देखते हैं, यूट्यूब शॉर्ट्स वगैरह देखते हैं, उनकी क्वालिटी, साउंड क्वालिटी थोड़ी अच्छी होती है। यहाँ भी साउंड क्वालिटी ठीक है, बस थोड़ा सा बस इको हो रहा है, ठीक। तो आप ईयरफोन लगा के देखिएगा तो थोड़ी सी क्लैरिटी में आपको आप बातें जो है वो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली कल जो है ये समस्या आपकी समाप्त हो जाएगी या फिर उसके अगली क्लास में ये प्रॉब्लम समाप्त हो जाएगी। दूसरी बात, जो भी मुद्दे हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं ना, अगर कोई बात आपको नहीं समझ में आ रही है या कोई बात आपको प्रॉब्लम हो रहा है, समझने में अगर कोई दिक्कत हो रही है, आप क्या कीजिए, ऐप पर या YouTube चैनल जो है ना, संस्थान का जो YouTube चैनल है, आप उसके नीचे जाके जो कमेंट कर दीजिए, ठीक है। मैं YouTube के नीचे जाके उन कमेंट्स में से देख लूंगा क्या है समस्या आपकी, और फिर क्या है अगली क्लास में आऊंगा ना,
तो फिर मैं उन समस्याओं को मतलब उन डाउट्स को जो है वो क्या करूंगा, स्टार्ट करने से पहले क्लियर कर दिया करूंगा। ठीक है, दोनों प्रॉब्लम का समाधान सॉल्यूशन मैंने बता दिया। पहली बात साउंड वाला भी प्रॉब्लम कल तक क्लियर हो जाएगा, अभी ईयरफोन लगा के देखिए। दूसरा, जो भी डाउट्स हो रहे हैं तो नीचे जाके कमेंट में लिख दीजिए। अगले दिन की जब मैं क्लास में आऊंगा ना तो मैं क्या करूंगा, पहले उन डाउट्स को सॉल्व करूंगा और फिर उसके बाद क्लास को क्लियर करूंगा। ठीक, चलिए तो वापस आते हैं टॉपिक पर, समावेशी विकास और सतत धारणीय विकास। समावेशी विकास कल हमने समझना प्रारंभ कर दिया था। समावेशी विकास क्या था, इसके दो अंग थे। पहला था डेवलपमेंट ऑफ ऑल, पहला था डेवलपमेंट ऑफ ऑल, यानी कि सबका विकास। ठीक, सबका विकास। एक और बात आप लोगों को बताना चाहूंगा कि यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो जब भी आप ये सेशन ले रहे हो ना, जब भी आप ये सेशन देख रहे हो ऑनलाइन, तो सबसे पहला प्रीरिक्विजिट क्या है, आप कॉपी पेन लेके बैठिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि अभी आप बस फोन में देख रहे हैं लेटे लेटे, ठीक ना, लेटे लेटे देख रहे हैं। क्या होगा, देखते देखते आपको पता नहीं चलेगा कब जो है ना वो चादर या फिर जो है वो कुछ भी जो है ब्लैंकेट वगैरह कुछ भी चादर वगैरह जो है वो पता नहीं कैसे अचानक से वो पैर से चढ़ते चढ़ते छाती तक आ जाता है और पता नहीं कैसे आपकी आंखें बंद हो जाती हैं। ठीक ना, तो इसीलिए पहली बात तो लेट के देखना नहीं है, बैठ के देखिए बाकायदा और कॉपी पेन लेके देखिए। अब जैसे ये जो पॉइंट्स मैं मेंशन कर रहा हूँ इनको समझने के बाद अपने शब्दों में जो है वो कम से कम लिखने का प्रयत्न कीजिए साथ साथ। नहीं तो क्या होगा, अभी तो बात समझ में आ गई लेकिन 5 दिन बाद, 10 दिन बाद, 1 महीना बाद उस टाइम तो आपके पास होना चाहिए कुछ रिवीजन करने के लिए। तो क्या कीजिए, साथ साथ जो है उसको कुछ कीवर्ड्स के रूप में, जैसे कि डेवलपमेंट के दो, तो ये डिजाइन साथ साथ जो है वो आप भी बनाते चलिए ताकि क्या हो सके कि जब 1 महीना बाद 2 महीना बाद जब आप इस चीज को दोबारा रिवाइज करेंगे तो आपको बातें फिर से समझ में आएंगी। पेन चलता रहेगा तो क्या है, आलस्य नहीं आएगा। सुना है ना, आलस्य ही मनुष्याणां शरीरस्थो महारिपु। ठीक, बोला जाता है संस्कृत में, आप लोगों ने सुना होगा कि मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ा यदि कोई दुश्मन है तो क्या है, आलस्य है। उस आलस्य को त्यागिए। ठीक ना, आलस्य को त्यागिए, बैठिए, कॉपी पेन लेके बैठिए और जहां जहां जो पॉइंट्स कीवर्ड्स आ रहे हैं उनको अपने शब्दों में लिखने का प्रयास कीजिए। एक्चुअल एग्जाम में जब आप जाइएगा ना वहां पर आंसर आपको अपने शब्दों में ही लिखना है। ये यूनिवर्सिटी वाला एग्जाम नहीं है, ये बोर्ड वाला एग्जाम नहीं है कि सर आपको बता देंगे कि फलाना क्वेश्चन आया है तो किताब का पेज पृष्ठ नंबर जो है वो 67 पर जाओ और 2 पैराग्राफ चेक करो। ऐसा नहीं होता है, ये सिविल सर्विसेज का एग्जाम है। यहाँ आपके शब्द होंगे, कॉन्सेप्ट आपने समझ रखा है क्लास से, लेकिन लिखने का आपका अपना तरीका होगा। तो अगर अभी से प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो अचानक से चमत्कार नहीं होने वाला है एग्जाम में। ठीक ना, अभी से प्रैक्टिस किए रहिएगा तभी तो आप अपने शब्दों में लिख पाइएगा। और वहां तो आपके पास सोचने का भी टाइम नहीं होगा, वहां तो रॉकेट की स्पीड से लिखना होगा। ठीक ना, पहले दिन की क्लास याद आ रही है ना। ठीक ना, 3 घंटे में आपको लगभग 5000 वर्ड्स लिखने हैं, तो अभी से प्रैक्टिस नहीं करेगा तो कहां से लिख पाइएगा। इसी के साथ साथ जो है वो कॉपी पेन लेके बैठिए और नोट्स बनाना स्टार्ट कीजिए एक एक टॉपिक का। ठीक है, जैसे जैसे एक एक टॉपिक क्लियर होते चले जाएंगे, मैं इस बात का आश्वासन देता हूँ आपको कि जिस दिन इकोनॉमी की क्लास खत्म होगी ना, आपकी इकोनॉमी से संबंधित ज्यादातर डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। आपको भारत की अर्थव्यवस्था क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी, आपको सारी बातें समझ में आएंगी, आपको सरकार की नीतियां समझ में आने लग जाएंगी, आपको न्यूज़पेपर पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगा, चाहे आप इकोनॉमी का कोई भी सेक्शन पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये मैं आश्वासन दे रहा हूँ, लेकिन एक हाथ से ताली नहीं करती ना, आपका भी साथ आवश्यक है। ठीक, चलिए तो देखते हैं इंक्लूसिव डेवलपमेंट। इंक्लूसिव डेवलपमेंट का पहला पार्ट है जिसको हम कहते हैं डेवलपमेंट ऑफ ऑल, यानी कि सबका विकास। दूसरा इसका अंग था जिसको हम क्या कहते हैं, डेवलपमेंट इन ऑल एस्पेक्ट्स। डेवलपमेंट इन ऑल एस्पेक्ट्स, सभी पक्षों में विकास। डेवलपमेंट इन ऑल एस्पेक्ट्स, सभी पक्षों में विकास। हमने इस बात को कल समझा था। डेवलपमेंट ऑफ ऑल का क्या मतलब है कि भारत में या फिर किसी भी अर्थव्यवस्था में जो विकास हो ना, इस विकास में सभी समुदायों की भागीदारी सुनिश्चित हो। ठीक है, ऐसा ना हो क्या कि केवल कुछ ही लोग जो है वो विकास में भागीदार हैं, सब लोग विकास में पार्टिसिपेट कर सके, चाहे वो महिला हो, चाहे वो वृद्ध हो, चाहे वो जनजातीय समूह के हों, चाहे वो जो है वो किसी भी क्षेत्र में रह रहे हो, सब जो है वो विकास में भागीदारी। ठीक है, तो पहली बात हो गया कि पार्टिसिपेशन सबका, यानी कि सबकी भागीदारी। दूसरा, इस विकास में भागीदारी सबकी थी ना, तो जो विकास हुआ इस विकास का लाभ भी सबको मिले। ठीक ना, वो भी सब में बटे। पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल एंड डिस्ट्रीब्यूशन अमंग ऑल, ये दोनों चीजें
जब होंगी ना तो हम क्या कहेंगे, डेवलपमेंट ऑफ ऑल, यानी कि सबका विकास जो है वो सुनिश्चित हो रहा है, सबका विकास सुनिश्चित हो रहा है। ठीक है, ये पहला अंग था, सबका विकास। ये जो सबका विकास वाली संकल्पना है ना, इसको थोड़ा सा मैं और आगे बढ़ा रहा हूं। ये जो डेवलपमेंट ऑफ ऑल वाला एस्पेक्ट है, डेवलपमेंट ऑफ ऑल का जो एस्पेक्ट है, सबका विकास, जिसे आप जो है वो भारत की वर्तमान जो पॉलिटिकल पार्टी जो क्या बोलते हैं सत्ता में है, उसका जो है आप क्या बोलते हैं उसको, टैगलाइन, सबका साथ सबका विकास, जिस रूप में आप जानते हैं उसी में से मैंने लिया है। क्या मतलब मैंने नहीं लिया है, इंक्लूसिव डेवलपमेंट की संकल्पना ही है। तो डेवलपमेंट ऑफ ऑल, इसको जरा समझते हैं। डेवलपमेंट ऑफ ऑल जो है ना, वो अंत्योदय की संकल्पना पर आधारित है, अंत्योदय सर्वोदय की संकल्पना पर आधारित है, अंत्योदय सर्वोदय की संकल्पना पर आधारित है। सर्वोदय, सर्व प्लस उदय ना, सर्वोदय, सर्व प्लस उदय, अरे संधि विच्छेद किया, ठीक ना, अ प्लस उ बराबर ओ, याद आ रहा ना, संधि। सर्वोदय, सर्वोदय की संकल्पना ये क्या है, ये जो गांधी जी ने दी थी अंत्योदय सर्वोदय की संकल्पना, ये किससे संबंधित है, ये है संबंधित जॉन रॉल्स की थ्योरी से, जॉन रॉल्स की थ्योरी से संबंधित। जॉन रॉल्स जिन्होंने लिखी थी थ्योरी ऑफ द आइडिया ऑफ जस्टिस, इनकी एक बहुत महत्वपूर्ण संकल्पना है जिसको क्या कहते हैं, द आइडिया ऑफ जस्टिस, न्याय की संकल्पना, ये इसी पर आधारित है, आइडिया ऑफ जस्टिस। एक वेस्टर्न थिंकर हुए हैं जॉन रॉल्स, जो है ना, जो एथिक्स में रहेगा इनके बारे में और डिटेल में आपको बताया जाएगा, ठीक ना। तो जॉन रॉल्स, इन्हीं का है कॉन्सेप्ट क्या, द आइडिया ऑफ जस्टिस, न्याय का सिद्धांत। इनका न्याय का सिद्धांत क्या है, जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। आइडिया ऑफ जस्टिस इनका जो है, या जो द आइडिया ऑफ जस्टिस है, इन्होंने क्या समझाने की कोशिश की है कि नो चेन इज स्ट्रॉन्गर देन इट्स वीकेस्ट लिंक। बात को फिर से समझिएगा, इन्होंने क्या कॉन्सेप्ट दिया है, नो चेन इज स्ट्रॉन्गर देन एट इट्स वीकेस्ट लिंक, यानी कि कोई भी चेन जिसको हम जंजीर कहते हैं, जंजीर कई सारे कड़ों से मिलकर बना होता है, एक जंजीर जो होती है उसमें कई सारे कड़े होते हैं ना। ये क्या कह रहे हैं कि एक जो जंजीर है ना, तो इसके सबसे कमजोर से ज्यादा पावरफुल नहीं होती है, यही है इनका आइडिया ऑफ जस्टिस। बात को समझिएगा जरा। एक बात बताइए, चलिए क्या है, मान के चलिए मैंने एक चेन बनाई, एक जो है वो जंजीर बनाई, इसमें क्या किया मैंने, सारे कड़े जो है ना वो लोहे के यूज किए, एकदम मजबूत जो है वो कड़े यूज किए। एक जो कड़ा है ना वो क्या किया मैंने, कमजोर यूज किया, मान के चलिए क्या किया मैंने, तांबे का यूज कर दिया, ठीक है ना, या जस्ते का यूज कर दिया, जिंक जस्ता, ठीक ना। जस्ता के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, इट इज अ ब्रिटल मेटल, ये ऐसा धातु है ना जो भंगुर होता है, जो टूट जाता है, ब्रिटल होता है, ठीक है। तो मान के चलिए ये मैंने चेन बनाया, जिसमें क्या किया मैंने, सारे कड़े जो है वो तो लगाए लोहे के, और एक कड़ा जो है वो मैंने जस्ता का लगा दिया, जिंक का। अब एक बात बताइए, इस चेन को जो है मैंने अलग अलग दो हाथ से पकड़ के जो है वो खींचने की कोशिश की। ये बताइए ये चेन जो है वो कहां से टूटेगी, ये चेन जो है वो कहां से टूटेगी, ये चेन वहीं से टूटेगी जहां जिंक लगा हुआ था, जो वाला कड़ा जो है वो जस्ते से बना हुआ था। यानी कि जब हम बोलेंगे कि इस चेन की ताकत कितनी थी, तो इस चेन की ताकत थी उस जस्ते के ताकत के बराबर, उस जिंक के ताकत के बराबर। बात समझ में आई? इस चेन की ताकत जो है वो कितनी है, चेन जहां से टूटी, कहां से टूटी, वो जिंक जहां पर लगा हुआ था, जिंक वाला कड़ा जहां था वहीं से टूटी। तो एक बात बताइए, यानी कि इस चेन की ताकत कितनी है, उस जिंक के बराबर, यानी कि इस चेन की ताकत इसकी सबसे कमजोर कड़ी के बराबर है। सिमिलरली, इसी तरह एक समाज, सोसाइटी, एक समाज उतना ही ताकतवर होता है, उतना ही शक्तिशाली होता है, जितना कि उस समाज का सबसे कमजोर मनुष्य। एक समाज की ताकत को यदि हम मापें ना, तो एक समाज उतना ही पावरफुल होगा जितना कि उस समाज का सबसे कमजोर है, ठीक ना। इसी कारण से तो अंत्योदय है कि वो जो अंतिम आदमी है, जो सबसे कमजोर है, यदि उसका भी उदय हो गया, यदि उसका भी विकास हो गया, तब हम वास्तव में क्या बोलेंगे, इस समाज का विकास हो रहा है। नहीं तो ऊपर ऊपर वाले लोग विकास कर रहे हैं, ऊपर ऊपर वाले लोगों का विकास हो रहा है, लेकिन वो जो कमजोर आदमी है, जो उस चेन की सबसे कमजोर कड़ी है, वो वैसा का वैसा ही है। तो एक बात बताइए, हम बोलेंगे क्या कि एक समाज का विकास हो रहा है? नहीं, क्यों?
उसका तो विकास ही नहीं हुआ। ठीक ना, समाज की ताकत तो उससे डिसाइड हो रही है ना, जो सबसे कमजोर है उससे डिसाइड हो रही है। तो यदि उसका विकास होगा तब तो हम ये बोलेंगे ना क्या कि होलिस्टिकली या फिर पूर्ण रूप से जो है वो समाज का विकास हो रहा है। ठीक, अब बात समझ में आई क्या है आइडिया ऑफ जस्टिस, यही है, इसी पर आधारित है डेवलपमेंट ऑफ ऑल का कॉन्सेप्ट, सबका विकास। ठीक है, पहला पॉइंट समझ में आया। चलिए वापस आते हैं, दूसरा पॉइंट है इसमें इंक्लूसिव डेवलपमेंट में, दूसरा आगे क्या है, डेवलपमेंट इन ऑल एस्पेक्ट, यानी कि केवल आर्थिक विकास कर देने से काम नहीं चलने वाला है। ठीक ना, केवल आर्थिक विकास सुनिश्चित कर देने से काम नहीं चलने वाला है। विकास के लिए क्या चाहिए कि आर्थिक के साथ साथ राजनीतिक विकास भी हो, आर्थिक के साथ साथ सामाजिक विकास भी हो, तब हम बोलेंगे क्या कि वास्तव में विकास हुआ है। जैसे यदि हम पिछले क्लास की बात करें तो हमने क्या एग्जांपल किया था, हमने LGBTQ कम्युनिटी का एग्जांपल लिया था। ठीक ना, कोई दूसरा भी एग्जांपल ले सकते हैं, आप महिला का एग्जांपल ले सकते हैं, आप फीमेल का एग्जांपल ले सकते हैं। एक बात बताइए, मान के चलिए महिलाओं की आर्थिक भागीदारी सुनिश्चित कर, महिलाओं को जो है वो इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन का अधिकार मिल गया। ठीक है, इससे क्या हो रही है, वो कमा पा रही है, वो घर में जो है वो इकोनॉमिकली पार्टिसिपेट कर पा रही है हाउस होल्ड में, तो उसका इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो हुआ। हम ये बोलेंगे क्या कि हाँ उसका आर्थिक विकास तो हुआ है। लेकिन एक बात बताइए, खाली आर्थिक विकास से हो जाएगा काम? नहीं, उसको सामाजिक स्वीकृति भी तो मिले, समाज में भी तो उसका कद बड़ा हो, आर्थिक योगदान कर देने के साथ साथ उसको सामाजिक स्वीकृति भी मिले, समाज में भी महिला का जो है वो सम्मान बढ़े। केवल सामाजिक विकास से भी नहीं हो जाएगा, उसका राजनीतिक विकास भी हो, राजनीतिक परिदृश्यों में जो है उसका पार्टिसिपेशन बढ़े, पॉलिटिकल उसके निर्णय लेने की भी क्षमता में बढ़ोतरी हो, तब हम बोलेंगे क्या है कि समावेशी विकास हुआ है। ठीक है, यानी कि इंक्लूसिव डेवलपमेंट के लिए यानी कि इंक्लूसिव डेवलपमेंट के लिए क्या आवश्यक है, इंक्लूसिव डेवलपमेंट के लिए आवश्यक है क्या कि डेवलपमेंट ऑफ ऑल भी हो और डेवलपमेंट इन ऑल एस्पेक्ट्स भी हो, तब हम बोलेंगे क्या समावेशी विकास हुआ है। क्लियर, समावेशी विकास क्लियर है ना। ठीक, तो जब समावेशी विकास क्लियर है तो अब हम जरा बढ़ते हैं सतत धारणीय विकास की तरफ कि आखिर ये सतत धारणीय विकास है क्या, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आपने वो ऐड जरूर देखा होगा टीवी पर वो जो ऐड आता था जिसमें क्या था कि एक पिता अपने बेटे को शायद जो है वो कार से स्कूल छोड़ने जा रहा था, शायद स्कूल से लेके आ रहा था, जिसमें क्या है वो ट्रैफिक लाइट पर जो है वो कार रोकता है और पिताजी जो उसके पापा जो है वो गाड़ी को चालू ही रख देते हैं। तो बेटा क्या बोलता है कि पापा मैं सोच रहा हूँ कि मैं बड़ा होकर जो है वो साइकिल की दुकान खोलूं। ठीक है, उसके पापा जो है उसकी तरफ देखते हैं और उससे पूछते हैं कि ऐसा क्यों बोल रहे हो, तो बोलता है कि जैसे आप लोग जो है ये जो संसाधन जो है संसाधनों को वेस्ट कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि ट्रैफिक लाइट अभी रेड है, लेकिन फिर भी क्या है पिताजी जो है वो गाड़ी चलाए हुए हैं। एक बात बताइए, संसाधन वेस्ट हो रहा है ना, पेट्रोल तो जल रहा है, डीजल तो जल रहा है ना। एक बात बताइए, इसी पर वो बच्चा बोलता है जिस तरह से आप संसाधनों को वेस्ट कर रहे हैं या हमारी मतलब आपकी जनरेशन संसाधनों को वेस्ट कर रही है, मुझे नहीं लगता है कि हमारे टाइम में जो है वो पेट्रोल बचेगा। तो जब पेट्रोल रहेगा नहीं तो लोग जो है वो क्या करेंगे, साइकिल चलाएंगे, साइकिल चलाएंगे तो मेरा यदि मैं साइकिल की दुकान खोलता हूँ तो मुझे ज्यादा मुनाफा होगा। बात समझ में आई, ये ऐड जरूर देखा होगा आपने, ठीक है, टीवी पर बड़ा पॉपुलर ऐड हुआ करता था। ये वही संकल्पना है जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर आधारित है, यानी कि सतत धारणीय विकास। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है कि आज विकास हो, वर्तमान संदर्भ में भी विकास हो, लेकिन विकास में हम ऐसे अंधे ना हो जाएं कि हम आने वाली पीढ़ियों की जरूरतों को नजरअंदाज कर दें। आप विकास कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन विकास करते वक्त आप इस चीज का ध्यान अवश्य रखिएगा कि विकास में आप आने वाली पीढ़ियों की जरूरतों का भी ध्यान रखिए, आप संसाधनों का अंधा दोहन न करें। ये है सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब संकल्पना, क्या कि आप विकास कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप विकास में संसाधनों का जरूरत से ज्यादा मिसयूज ना कीजिए, अंधा दोहन ना कीजिए। ठीक ना,
ये संकल्पना इस पर आधारित है कि ये जो संसाधन मिले हैं ना आपको प्रकृति के द्वारा, ये प्रकृति प्रदत्त जो संसाधन मिले हैं ना, ये आपके पूर्वजों का से आपको विरासत के रूप में नहीं मिला है, ये आपके ऊपर कर्ज है जो आपको अगली पीढ़ी को देना है। बात समझ में आया? क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की संकल्पना? कि ये जो प्राकृतिक संसाधन मिले हैं, प्राकृतिक संसाधन का क्या मतलब है? जैसे कि कोल, जैसे कि पेट्रोलियम, ये सब प्राकृतिक संसाधन है ना। पेट्रोलियम ये सब तुरंत नहीं रीजनरेट हो सकते हैं। आप लोगों को पढ़ाया जाएगा एनवायरमेंट इकोलॉजी, या फिर आपने पढ़ा भी होगा 6th 7th 8th 9th में ही पढ़ा होगा ये चीज। क्या ये संसाधन दो तरह के होते हैं, एक नवीकरणीय होते हैं, एक गैर नवीकरणीय होते हैं। एक रिन्यूएबल होते हैं, एक नॉन रिन्यूएबल होते हैं। रिन्यूएबल क्या होते हैं? जो तुरंत रीजनरेट हो सके, जैसे कि सोलर एनर्जी, जैसे कि विंड एनर्जी, ये सब रिन्यूएबल सोर्सेस है, ठीक ना। दूसरी तरफ क्या है? जैसे कि पेट्रोलियम हो गया, जैसे कि कोल हो गया, इनके निर्माण में सैकड़ों हजारों लाखों साल लगते हैं। तो यदि आंख बंद करके इनका यदि हम दोहन करने लग जाएंगे तो क्या हो जाएंगे? ये एग्जॉस्ट हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, ठीक ना। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट यही कहता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या कहता है? कि तुम विकास करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन विकास की इस पूरी प्रक्रिया में तुम्हें ध्यान देना होगा कि तुम अगली पीढ़ी की जरूरतों को नजरअंदाज ना करो, ठीक ना। संसाधन अगली पीढ़ी के लिए भी छोड़ने हैं तुम्हें, ठीक ना। तो अपना विकास करो। इसीलिए मैंने क्या बोला कि ये जो संसाधन है ये आपको अपने पूर्वजों से विरासत के रूप में नहीं मिले हैं, ये आपके ऊपर कर्ज है जो आपको अगली पीढ़ी को देना है, ठीक ना। These resources are not inherited, ये जो है विरासत के रूप में नहीं मिले हैं आपको अपने पूर्वजों से, ठीक ना। हमें अपने एंसेस्टर से ये इनहेरिटेंस में नहीं मिला है। इट इज अ डेट व्हिच वी विल हैव टू पे टू आवर नेक्स्ट जनरेशन, जो हमें अपनी अगली पीढ़ी को देना है। बात समझ में आया? ये है सतत विकास की संकल्पना। दोनों में अंतर समझ में आया? समावेशी विकास क्या है? समाज में सबका विकास और सभी पक्षों में विकास। और सतत धारणीय विकास क्या है? सतत धारणीय विकास है क्या कि वर्तमान में विकास करो लेकिन भविष्य की पीढ़ी की जरूरतों का भी ध्यान रखो, ठीक ना। यानी कि आंख बंद करके केवल इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, केवल प्रोडक्शन के चक्कर में इतना नहीं ग्लोबल वार्मिंग कर दो कि भविष्य की पीढ़ी जी ही ना सके। समझ में? सारा क्लाइमेट चेंज वो इसी मुद्दे से संबंधित है, ठीक ना। सारा का सारा पॉइंट जो है वो इसी से संबंधित है। क्लियर है ना? तक सतत विकास, इसी को कहते हैं सतत विकास। आपने सुना होगा इसी कंटेक्स्ट में क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात चल रही है। सतत विकास के लक्ष्य जो वैश्विक समुदाय को दिए गए हैं यूनाइटेड नेशन द्वारा, संयुक्त राष्ट्र द्वारा सतत विकास के लक्ष्य दिए गए हैं। ये 17 लक्ष्य हैं जिनको 2015 से लेकर 2030 तक प्राप्त करना है। सभी पूरे विश्व के सभी देशों से ये अपेक्षा है कि क्या करें? वो 2015 से लेकर 2030 के बीच में इन 17 लक्ष्यों को पूरा करें। तो आपका पहला होमवर्क आज का क्या हो जाता है कि आपको ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से याद होने चाहिए, ठीक ना। आप कोई भी आंसर लिख रहे हो, आप इंट्रो में, कंक्लूजन में आप इन्हीं सतत विकास के लक्ष्यों को कोट कर सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं। आप गरीबी पर आंसर लिख रहे हैं, मैं दिखाऊंगा मैं सारे विकास के लक्ष्य को दिखाऊंगा। आप कोई भी आंसर लिख रहे हैं, आप आराम से मेंशन कर सकते हैं क्या कि अपना सतत विकास लक्ष्य से ये संबंधित है। अकॉर्डिंग टू दिस एजुकेशन पर लिख रहे हो आप मेंशन कर सकते हैं, ये दिखाऊंगा। आपको ये उंगलियों पर होना चाहिए। इनफैक्ट कई सारे जो स्टेट सर्विसेज के एग्जाम्स होते हैं ना, वहां तो सीधे पूछ लेता है क्या कि इनमें से कौन सा जो है वो सतत विकास लक्ष्य से है, ठीक है। यूपीपीसीएस हो, बीपीएससी हो, इन सब का फेवरेट क्वेश्चन है कि ये लोग सतत विकास लक्ष्य पूछ लेते हैं। इनमें से तीसरा कौन सा है, इनमें से पांचवा कौन सा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सतत विकास लक्ष्य है, कौन सा नहीं है, ये क्वेश्चन के रूप में पूछा जाता है, ठीक है। देखिए सतत विकास लक्ष्य क्या है। सबसे पहला है जीरो पॉवर्टी, नो पॉवर्टी, ठीक ना। सबसे पहला है कोई गरीबी नहीं, पहला। दूसरा है जीरो हंगर, यानी कि भूखमरी को शून्य करना है। तीसरा क्या है? हेल्थ एंड वेलबीइंग, स्वास्थ्य। देखिए ये सारे पॉइंट आप कहां यूज कर सकते हैं। आप निबंध लिख रहे हो स्वास्थ्य पर, आप आराम से कोट कर सकते हैं एसडीजी 3 सतत विकास लक्ष्य 3 के अनुसार हेल्थ एंड वेलबीइंग। चौथा क्या है? क्वालिटी एजुकेशन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। पांचवा क्या है? पांचवा है जेंडर इक्वालिटी, लैंगिक समानता। आप महिला से संबंधित कोई भी आंसर लिख रहे हो आप लिख सकते हैं ना। एसडीजी 5 क्या कहता है? लैंगिक समानता। छठा क्या है? ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, स्वच्छता। स्वच्छ भारत मिशन पर आप आंसर लिख रहे हैं, आप आराम से कोट कर सकते हैं कि ये सतत विकास लक्ष्य 6 के अनुरूप है, ठीक है। 7 क्या है? रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक ना। नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना, सोलर मिशन, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, सरकार जो है खूब सारे कदम उठा रही है,
ठीक है। उसके बाद क्या है आठवां है डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक, काम की अच्छी दशाएं और इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास। नौवां क्या है इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट एंड इंडस्ट्री, इनको बढ़ावा देना। 10वां क्या है रिड्यूस्ड इनइक्वालिटी, यानी कि असमानता को कम करना। दिखाया था ना ऑक्सफैम रिपोर्ट, दिखाया था ना, असमानता को कम करना। आराम से एसडीजी 10 यहां पर मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। 11th क्या है फिर, इसके बाद जब हम एसडीजी 11th की बात करें तो 11th एसडीजी आपका हो जाएगा क्या, दिखाता हूं। देखा, ये है आपके 17 लक्ष्य। सबसे पहला क्या है नो पॉवर्टी, दूसरा जीरो हंगर, तीसरा गुड हेल्थ एंड वेलबीइंग, चौथा क्वालिटी एजुकेशन, पांचवा जेंडर इक्वालिटी, छठा क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, सातवां अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, बताया था ना सातवां। आठवां डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ बताया। नौवां क्या है इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, 10वां रिड्यूस इनइक्वालिटी, 11वां सस्टेनेबल सिटीज, सस्टेनेबल सिटी यानी कि सतत शहर, नगरीकरण ऐसा ना हो कि क्या है फिर जो है वो लोगों को बाद में जो है वो समस्या होने लगे, सतत हो, ठीक ना, सस्टेनेबल हो। उसके बाद क्या है रिस्पांसिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, कि यानी कि उत्पादन और उपभोग रिस्पांसिबल हो, रिस्पांसिबल यानी कि जिम्मेदार पूर्ण हो। क्या है दो गाड़ी पहले से है लेकिन फिर भी मन में इच्छा क्या रहती है कि 4 और खरीदनी है। अब आप खुद सोच के देखिए, क्या ये रिस्पांसिबल कंजम्पशन का प्रकार है? क्या ये रिस्पांसिबल कंजम्पशन है? क्या करेंगे आप ज्यादा से ज्यादा गाड़ी खरीदेंगे तो क्या होगा, संसाधनों का और ज्यादा दोहन होगा, संसाधनों का और ज्यादा मिसयूज होगा, ठीक ना। यानी कि रिस्पांसिबल हो कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, ठीक, जितना जरूरत हो जरूरतों को ध्यान में रख के प्रोडक्शन और कंजम्पशन, सतत विकास संकल्पना से जुड़ा हुआ है। 13वां क्या है 13वां है क्लाइमेट एक्शन, यानी कि पर्यावरण पर जो नकारात्मक प्रभाव पड़ रहे हैं ना उसके लिए हम सबको एकजुट होना पड़ेगा, ठीक है। 14वां क्या है 14th सस्टेनेबल डेवलपमेंट लाइफ बिलो वाटर, यानी कि समुद्र में या फिर जो जलीय जीव हैं उनको भी हमें सुरक्षित रखना है। हम इतना ज्यादा पानी ना वेस्ट करें, प्लास्टिक आपको पता होना चाहिए हर साल जो है ना वो लाखों टन हजारों टन जो है वो प्लास्टिक वाटर साइकिल से या फिर जो है नदियों नालों से बह कर जो है वो समुद्रों में पहुंच रहा है। कई आंकड़ों के अनुसार तो 2030 तक जो है वो समुद्र में मछलियों का जो टोटल वजन है ना उससे ज्यादा प्लास्टिक का वजन हो जाएगा। आपको जानकर आश्चर्य होगा ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच, गूगल पर जाकर सर्च कीजिएगा ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच, ठीक ना। प्लास्टिक का एक टापू जैसा बन गया है जमा होगी प्रशांत महासागर में, ठीक। तो यानी कि लाइफ बिलो सी या फिर लाइफ बिलो वाटर। 14th हमारा क्या है ये है। 15th क्या है लाइफ ऑन लैंड, यानी कि धरती पर जीवन को हमें संरक्षित रखना है, सुरक्षित रखना है, लाइफ ऑन लैंड, ठीक है। उसके बाद 16th क्या है 16th है क्या कि पीस जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, पीस जस्टिस सबको न्याय मिले वैश्विक स्तर पर, शांति बनी रहे, तभी तो सतत विकास हो पाएगा ना। दो देशों के बीच में जो है तनाव ना हो, ठीक, रशिया यूक्रेन इजराइल फिलिस्तीन इस तरह के विवाद ना हो, तभी तो हम सतत विकास की दिशा में आगे बढ़ पाएंगे। देखते हैं ना दो देशों के बीच में युद्ध होता है, बॉम्ब जो इधर उधर जो विस्फोट वगैरह होते हैं उससे पूरा क्लाइमेट इंपैक्ट होता है ना, पूरा का पूरा वैश्विक पर्यावरण प्रभावित होता है। तो पीस जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन। 17वां क्या है कि इन गोल्स को पूरा करने के लिए सभी देशों को साथ रहना पड़ेगा, पार्टनरशिप फॉर गोल्स। ये 17 याद होने चाहिए, ये आपका होमवर्क है, मैं क्लियरली बोल रहा हूँ। आप जाके देखिएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, तरीका पहले क्लास में बताया था मैंने, आप जाके देखिएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो आपसे अपेक्षा है, इसीलिए आपसे अपेक्षा है कि आपको कंटेस्ट होना चाहिए एकदम, ठीक। मेरे साथ एक बार दोहराइए। सबसे पहला क्या है नो पॉवर्टी, दूसरा क्या है जीरो हंगर, तीसरा है हेल्थ एंड वेलबीइंग, चौथा है क्वालिटी एजुकेशन, पांचवा है जेंडर इक्वालिटी, छठा है ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, सातवां है क्लीन एंड अफोर्डेबल एनर्जी, आठवां क्या है डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, नौवां क्या है इंफ्रास्ट्रक्चर इनोवेशन इंडस्ट्री, 10वां क्या है रिड्यूस्ड इनइक्वालिटी, 11वां क्या है
सस्टेनेबल सिटीज, 12वां क्या है रिस्पांसिबल प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन, 13th क्या है क्लाइमेट एक्शन, 14th क्या है लाइफ बिलो वाटर, 15th क्या है लाइफ ऑन लैंड, 16th क्या है 16th है क्या कि पीस जस्टिस एंड स्ट्रांग इंस्टीट्यूशन, और 17th क्या है पार्टनरशिप फॉर पीस। 17 आपको याद होना चाहिए कि आप मेंस में आंसर लिख रहे हो वहां भी आप इंट्रो बॉडी कंक्लूजन नहीं भी मेंशन कर सकते हैं। वो आता है ना मन में क्वेश्चन कि सर आता तो है सर लिखना, लेकिन ये नहीं समझ में आता है कि सर शुरू कैसे करें। या कुछ लोगों के मन में डाउट रहता है क्या कि सर लिख तो लेते हैं आंसर, लेकिन सर कंक्लूड कैसे करें, सर वो नहीं आता है। जिस मुद्दे पर आंसर लिखना है, मान के चलिए मैं अगर एजुकेशन सिस्टम पर आंसर लिख रहा हूँ, मैं अपने इंट्रो में एसडीजी 4 को डाल सकता हूँ कि नहीं, बिल्कुल डाल सकता हूँ। ठीक, मैं अपने कंक्लूजन में एसडीजी 4 को डाल सकता हूं कि नहीं, बिल्कुल डाल सकता हूं। किसी भी मुद्दे जो इनसे रिलेटेड है आप बिल्कुल डाल सकते हैं। ठीक, तो ये रामबाण है, रामबाण है, जहां आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है वहां आप इनमें से किसी एक पॉइंट को डाल सकते हैं। ठीक है, तो आपको याद होना चाहिए। ठीक, तो ये था हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये मिल जाएगा। शून्य गरीबी, शून्य भुखमरी, उत्तम स्वास्थ्य एवं खुशहाली, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, लैंगिक समानता, स्वच्छ जल और स्वच्छता। अगला क्या है सस्ती और प्रदूषण मुक्त, क्या है जो बिजली, उत्कृष्ट कार्य और आर्थिक वृद्धि, उद्योग नवाचार बुनियादी सुविधाएं, असमानताओं की कमी, संवहनीय शहर और समुदाय, संवहनीय उपभोग और उत्पादन, जलवायु कार्यवाही, जलीय जीवों की सुरक्षा, स्थलीय जीवों की सुरक्षा, शांति न्याय और सशक्त संस्थाएं और लक्ष्य हेतु भागीदारी। ये 17 आपको याद होने चाहिए। ठीक है, चलिए तो जब ये भी क्लियर हो गया, अब हम जरा बढ़ते हैं अपने इकोनॉमिक्स में आगे। अब हम देखने जा रहे हैं जिस टॉपिक को, यहां से विधिवत हमारा इकोनॉमी स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं उस चैप्टर का नाम क्या है, उस चैप्टर का नाम है नेशनल इनकम। चैप्टर का नाम है नेशनल इनकम। हिंदी में क्या कहते हैं इसी को, राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय यानी कि इस चैप्टर में हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर राष्ट्रीय आय की गणना कैसे होती है, हमें कैसे पता चलेगा क्या कि कोई देश जो है वो मजबूत है, कोई देश जो है वो गरीब है, इसका क्या आधार है, हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो इस चैप्टर के माध्यम से हम समझने जाएंगे कि आय गणना कैसे। इसी चैप्टर में हम समझेंगे क्या होता है जीडीपी, इसी चैप्टर में समझेंगे कि नेशनल इनकम किसे कहते हैं, राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं। इसी चैप्टर में हम समझेंगे कि पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय किसे कहते हैं। इसी चैप्टर में हम समझेंगे जीएनपी किसे कहते हैं। इसी चैप्टर में आपको समझ में आएगा क्यों हम कहते हैं कि भारत जो है वो विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है, किस आधार पर कहते हैं। आपने सुना होगा ना, हमारे लिए बड़ा गर्व का विषय होता है ना कि जिन अंग्रेजों ने हम पर राज किया भाई आज हम उन्हीं को पीछे छोड़ चुके हैं। एक तो दूसरा वाला भी प्राउड आप लोगों को दिमाग में आता होगा क्या कि ऋषि सुनार, फिर ना ये दूसरी बात है क्या कि उसने अपने जीवन का बहुत कम साल जो है वो भारत में बिताया, लेकिन हमारे लिए तो प्राउड का अवसर होता है ना कि कल तुम हम पर राज कर रहे थे, आज हमारा लौंडा तुम पर राज कर रहा है, हमारे लिए तो प्राउड का विषय होता है। इसी चैप्टर में हम समझेंगे क्या कि किस आधार पर हम कहते हैं कि भारत जो है वो विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप स्टेट टीसीएस दे रहे हो, चाहे सिविल सर्विसेज एग्जाम दे रहे हो, ये चैप्टर आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो मैं आपसे अपेक्षा करूंगा कि इस चैप्टर को बहुत गौर से समझिएगा, और मैं इस बात की गारंटी देता हूं कि एक के एक बाद एक सारे कॉन्सेप्ट में क्लियर करता जाऊंगा। चैप्टर जब खत्म होगा तो ये सारे मुद्दे आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, यहां तक क्लियर है। चलिए तो अब बढ़ते हैं, जरा हम समझने का प्रयास करते हैं कि नेशनल इनकम, नेशनल इनकम की गणना कैसे होती है। सबसे पहला टॉपिक जो इसके अंतर्गत हम देखने जा रहे हैं वो है जीडीपी।
जीडीपी को हम क्या कहते हैं? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। हिंदी में इसी को क्या कहते हैं? हिंदी में इसको कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद। मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं, आप लोगों ने ये टर्म सुना जरूर होगा जीडीपी। ये दूसरी बात है कि आप में से कुछ लोगों को जो है इसका मतलब ही पता होगा, कुछ लोगों को नहीं पता होगा। आज हम जरा इस चीज को क्रिस्टल क्लियर करते हैं कि आखिर सकल घरेलू उत्पाद है क्या। सकल, ग्रॉस, नाम में ही लिखा हुआ है ग्रॉस, ठीक, नाम में ही लिखा हुआ है ग्रॉस। एवरीथिंग ओके? नाम में ही लिखा हुआ है सकल। सकल का क्या मतलब है? टोटल। ग्रॉस मतलब इकोनॉमिक कंटेक्स्ट में जो हम टोटल बोलते हैं ना, मैथ में जिसको हम टोटल बोलते थे या बाकी हम बोलता की भाषा में जिसको हम टोटल बोलते थे ना, वही होता है ग्रॉस। दूसरा क्या टर्म है? डोमेस्टिक, घरेलू। घरेलू यानी कि घरेलू की बात जहां हो गई, यानी कि कोई पर्टिकुलर सीमा रेखा है उसी के अंदर, ठीक ना? तो सकल घरेलू उत्पाद यानी कि प्रोडक्ट। अब ये प्रोडक्ट है क्या? चलिए आता है कि ये प्रोडक्ट है क्या, तो यही पर बात आती है सकल घरेलू उत्पाद की। अब जरा डेफिनेशन को समझने का प्रयास कीजिएगा। डेफिनेशन जब भी आप सकल घरेलू उत्पाद का लिखिएगा, आपको 4 टर्म आपके डेफिनेशन में होने चाहिए। सबसे पहला क्या टर्म है उसमें से? सबसे पहला टर्म है कि इट इज द सम ऑफ, यह जोड़ है सम ऑफ ऑल फाइनल मार्केटेबल goods and services produced within a boundary of produced within a boundary of produced within or the boundary of produced within boundary of a nation या country in one financial year, in one financial year। ये क्या हो गया? ये है जीडीपी की परिभाषा। जरा बातों को समझने की कोशिश कीजिएगा। इसमें कौन कौन से पॉइंट हैं? सबसे पहला फाइनल मार्केटेबल प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो पहला तो है फाइनल मार्केटेबल प्राइस, किसका? गुड्स एंड सर्विसेज का। दूसरा टर्म कहां? विद इन अ बाउंड्री ऑफ अ कंट्री। और चौथा इन वन फाइनेंशियल ईयर। ये 4 टर्म जो है वो आपके डेफिनेशन में होने चाहिए। डेफिनेशन रखने के चक्कर में रहिएगा, अपने शब्दों में लिख सकते हैं। बात को समझिए मैं क्या कहना चाहता हूं कि जीडीपी किसे कहते हैं? जीडीपी कहते हैं जैसे कि भारत की सीमा, भारत की अपनी सीमा है। इस सीमा के अंतर्गत एक साल में, एक फाइनेंशियल ईयर में, इकोनॉमिक कंटेक्स्ट में फाइनेंशियल ईयर कब से स्टार्ट होता है? ये होता है 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और अगले 31 मार्च तक चलता है, ठीक ना? यानी कि आज 31 मार्च है ना, आज 31 मार्च 2023, यानी कि आज फाइनेंशियल ईयर 2022-23 का समापन हो गया। कल से जो है वो नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो जाएगा, फाइनेंशियल ईयर 2023-24। आर्थिक परिदृश्य में, इकोनॉमिक कंटेक्स्ट में भारत सरकार भी इसी फाइनेंशियल ईयर को मानती है। टैक्स वगैरह देखते होंगे, अभी आप लोगों ने सुना था पैन कार्ड को जो है वो आधार कार्ड से लिंक करने का अंतिम तिथि था 31 मार्च, जिसको बाद में एक्सटेंड कर दिया गया है, ठीक ना? इस तरह की बातें आप सुनते हैं ना, यही है फाइनेंशियल ईयर। यानी फाइनेंशियल ईयर क्या होता है? 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, यानी कि कल से स्टार्ट हो जाएगा अगला फाइनेंशियल ईयर। और कब तक चलेगा? ये 31 मार्च तक चलेगा, अगले 31 मार्च तक चलेगा, ठीक है? इसी को क्या कहते हैं? फाइनेंशियल ईयर। तो क्या है, मैं क्या बोल रहा था? जीडीपी क्या है? एक फाइनेंशियल ईयर में, यानी कि पिछला जो 1 अप्रैल था, 1 अप्रैल 2022 से लेकर
31 मार्च 2023 तक भारत की सीमा के अंतर्गत जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ है, जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स का क्या मतलब है, उत्पाद जिनको हम छू कर देख सकते हैं, यानी कि जितने भी फोन बने, जितने भी कंप्यूटर बने, जितने भी चेयर बने, जितने भी टेबल बने, जितने भी बैट बने, जितने भी बॉल्स बने, कुछ भी जो भी प्रोडक्शन हो रहा है, टीवी, फ्रिज, जो भी आप छू रहे हैं, साबुन, सर्फ, सब कुछ, ठीक है, जितने भी गुड्स का प्रोडक्शन हुआ है भारत की सीमा के अंतर्गत, और जितनी भी सर्विसेज का क्या मतलब है, मान के चलिए जितने भी टीचर्स ने पढ़ाया, जितने भी फॉरेन उसने आकर जो है वो कंसल्टेंसी दी, यदि मान के चलिए कोई विदेशी एक्ट्रेस या एक्टर आके जो है वो भारत में कोई मूवी बना रही है या बना रहा है, कोई विदेशी एक्टर जो भारत में आके मूवी बना रहा हो या बना रही हो, हाँ लास्ट ईयर, अरे वो कौन है, नूरा फतेही, शायद वो मोरक्को की है ना, हाँ, तो मान के चलिए, अब एक बात सोच के देखिए, है तो वो विदेशी, लेकिन वो भारत में आके अपनी सर्विसेज दे रही है, भारत में अपनी सेवाएं दे रही है, अगर वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में काम कर रही है तो जो सर्विसेज उसने क्रिएट की वो भारत की जीडीपी में जुड़ेगी, ना कि मोरक्को की, वो भारत की जीडीपी में जुड़ेगी। क्यों? क्योंकि डेफिनेशन में दिया हुआ है भारत की बाउंड्री के अंतर्गत पिछले एक साल में जितना भी सर्विसेज उसने प्रदान किया है, क्या मान के चलिए क्या कि कोई विदेशी टीचर, कोई विदेशी प्रोफेसर वो आके भारत में सर्विसेज दे रहा हो, मान के चलिए क्या है, अभी आईपीएल, पिछले साल भी आईपीएल हुआ, मान के चलिए स्टीव स्मिथ उसने आके भारत में खेला, ठीक ना, खेला तो क्या है, वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का पार्ट है ना, क्यों? क्योंकि लोग जो है वो टिकट्स देके उसको खरीदते हैं, उसको देखते हैं। अभी टेस्ट सीरीज हुआ था ना, तो उसमें जो स्टीव स्मिथ खेल रहा था, तो वो सर्विस जो है वो प्रोड्यूस करना हुआ है, वो भारत की सीमा के अंतर्गत हुआ है। बात समझ में आया? ठीक, एक बात समझिए, इसके लिए वो जो सर्विस उसने यहाँ पर प्रोड्यूस की, जो स्टीव स्मिथ ने यहाँ पर अपनी सेवाएं दी, उसके बदले उसको भुगतान हुआ होगा, उस पैसे को जो है वो अपने देश भेजेगा, लेकिन फिर भी हम इस सब को जो है वो भारत की जीडीपी में ही कैलकुलेट करते हैं। क्यों? क्योंकि डेफिनेशन क्या कह रहा है कि गुड्स एंड सर्विसेज जो पिछले एक साल में भारत में प्रोड्यूस हुई है, इन सब के फाइनल मार्केट प्राइस को हम जब जोड़ देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, देश की जीडीपी। यहां तक बात समझ में आ रही? ठीक, जरा बात को समझिएगा, बात को समझिएगा, क्या कह रहा हूं, जीडीपी। जीडीपी के लिए चार चीजें चाहिए, पहला तो है फाइनल मार्केट प्राइस, फाइनल मार्केट प्राइस किसका, ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विस, ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस्ड विद इन बाउंड्री, जो हमारे देश की सीमा के अंतर्गत बने, उत्पन्न हुए हों, कब, इन वन ईयर, इन वन फाइनेंशियल ईयर, इन वन फाइनेंशियल ईयर, इसको क्या कहेंगे, जीडीपी। अब जरा बात को समझिए, अब जरा एग्जांपल से बातों को समझिएगा, मैं क्या बोल रहा हूँ, पिछले एक साल यानी कि 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च के बीच में, पिछले एक साल में भारत की सीमा के अंतर्गत, यानी कि भारत की ये जो लैंड बाउंड्री है ना, रफली इसलिए मोटा-मोटी ऐसा ही है ना भारत हमारा, तो ये भारत की जो सीमा है ना, इस सीमा के अंतर्गत जितना भी गुड्स प्रोडक्शन हुआ है, जितना भी सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ है, चाहे किसने किया है ये फर्क बिल्कुल नहीं करता है, चाहे वो विदेशी हो, लेकिन भारत की सीमा के अंतर्गत हुआ है ना, तो वो भारत की जीडीपी में कैलकुलेट होगा। आपने सुना होगा एप्पल जो फोन बनाती है, आईफोन, उसने अपनी फैक्ट्री जो है वो नियर लगा रखी है बैंगलोर में। अब एक बात बताइए, अगर वो भारत में एप्पल अपना प्रोडक्ट बना रहा है ना, तो उसका प्राइस जो है वो कहां जुड़ेगा, तो भारत की जीडीपी में जुड़ेगा। क्यों? क्योंकि जीडीपी के डेफिनेशन में ही लिखा हुआ है कि प्रोडक्शन देश की सीमा के अंतर्गत जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज का हो रहा है वो सब भारत की जीडीपी में जुड़ेगा। ये बात समझ में आई? ठीक ना? तो एक फाइनेंशियल ईयर में भारत की सीमा के अंतर्गत जितना भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हुआ है, अरे वो जैकलिन फर्नांडिस वो भी शायद श्रीलंका की है, मान लीजिए उसने किसी मूवी में काम किया, एक बात बताइए, उसने सर्विस तो यहाँ दी है, भारत में दी है ना, तो वो भारत की जीडीपी में जुड़ेगी, श्रीलंका की जीडीपी में नहीं जुड़ेगा, ठीक ना? तो उसने जो सेवा दी, यहाँ पर किसी मूवी में काम किया और जिसके माध्यम से उसने कोई रेवेन्यू जनरेट किया है, वो भारत की जीडीपी में जुड़ेगा, श्रीलंका की जीडीपी में नहीं जुड़ेगा, ठीक है? तो विद इन बाउंड्री पिछले एक साल में भारत की सीमा के अंतर्गत जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं, उनके फाइनल मार्केट प्राइस को जोड़ना है। यहाँ जरा ध्यान दीजिए, यहाँ कैच है, क्या है कैच? एक बात बताइए, मैं जा रहा हूँ
एक कार खरीदने के लिए, मान के चलिए क्या है, मैं एक कार खरीदने चला गया, कौन सी खरीदूं, फॉर्च्यूनर खरीद लेते हैं, ठीक ना सर, इसलिए तो बात सर फॉर्च्यूनर नहीं खरीदता है, ठीक ना, सही फॉर्च्यूनर खरीदते हैं। तो एक बात बताइए, जब मैंने फॉर्च्यूनर खरीदा तो उस फॉर्च्यूनर के लिए जो मैंने प्राइस पे किया कितना चल रहा है, लगभग 50-55 लाख के आसपास चल रहा है। तो एक बात बताइए, जब मैंने उस फॉर्च्यूनर के लिए 55 लाख पे किया ना, तो आपको नहीं लग रहा है इस फॉर्च्यूनर के चक्के का भी प्राइस इसी 55 लाख में इंक्लूडेड है। तो एक बात बताइए, जब मैं जीडीपी निकालूंगा ना और मैं अगर फॉर्च्यूनर के प्राइस को ऐड कर रहा हूं, तो मैं फिर अलग से उसके चक्का, उसकी चेसी, उसके जो है वो इंटीरियर, उसके साउंड सिस्टम, उसके म्यूजिक सिस्टम, उसका प्राइस अलग से नहीं ऐड करूंगा। क्यों? क्योंकि फॉर्च्यूनर के भी जो 55 लाख मैंने पे किया है, या फिर जो उसका फाइनल मार्केटेबल प्राइस है, उसमें उसके इंटरमीडिएरी, उसके जो है बीच की चीजें, उसके जो है वो रॉ मटेरियल, उन सब का प्राइस जो है वो ऑटोमेटिकली इंक्लूडेड। बात समझ में आई? जैसे एक बात बताइए, मैं जाता हूं मार्केट से पार्ले-जी बिस्किट खरीद के लेके आता हूं, मान के चलिए एक बात बताइए, पार्ले-जी बिस्किट के लिए जो मैंने 5 रुपया दिया है, इसमें वो गेहूं का प्राइस ऑटोमेटिकली इंक्लूडेड है। अब मैं ऐसा थोड़ी बोलूंगा क्या कि गेहूं का प्राइस मैं अलग ऐड करूंगा और पार्ले-जी का प्राइस अलग ऐड करूंगा, तो फिर दुगना हो गया ना। जैसे कि फॉर्च्यूनर का प्राइस अगर मैं ऐड अलग कर रहा हूं और क्या कर रहा हूं, उसके टायर, उसके म्यूजिक सिस्टम, उसके साउंड सिस्टम, उसके चेसी का प्राइस अगर मैं अलग इंक्लूड कर रहा हूं, तो प्राइस दुगना हो गया ना, डबल हो जाएगा, दोहराव हो जाएगा प्राइसेस का। इसीलिए यहां पर क्या लिखा गया है, फाइनल मार्केटेबल प्राइस, फाइनल जो अंतिम प्राइस है, ठीक ना। यदि गेहूं आटे के रूप में कंज्यूम हो गया है तो केवल आटा का प्राइस जुड़ेगा, गेहूं का प्राइस नहीं जुड़ेगा। लेकिन वही गेहूं आटा बनने के बाद बिस्किट में कन्वर्ट हो गया है तो फिर केवल बिस्किट का प्राइस जुड़ेगा, फिर आटे का प्राइस नहीं जुड़ेगा। आपको समझिए क्या है, गेहूं प्रोडक्शन हुआ, मान के चलिए गेहूं का उत्पादन हुआ, इस गेहूं से क्या बना, आटा बना, ठीक ना, फ्लोर, ठीक, आटा, आटा के बाद क्या बना, आटा के बाद इसी से बना ब्रेड, इसी ब्रेड से आगे क्या बना, केक। बात समझिए, मैं क्या कह रहा हूं कि यदि फ्लोर के रूप में ही किसी ने कंज्यूम कर लिया, आटा ही किसी ने रोटी बना के खा लिया, तो क्या होगा कि हम प्राइस किसका ऐड करेंगे, हम प्राइस ऐड करेंगे जीडीपी में केवल फ्लोर का। क्यों? क्योंकि इस फ्लोर के प्राइस में, इस आटे के प्राइस में गेहूं का प्राइस जो है वो ऑटोमेटिकली इंक्लूडेड है। मैं क्या, मैंने आईटीसी से आशीर्वाद आटा खरीदा और क्या किया, घर लेके आया मैं 5 किलो का, और मैंने क्या किया, घर में रोटी बना के खा लिया, तो क्या हो जाएगा, जीडीपी में वो आशीर्वाद आटे का प्राइस जुड़ेगा। क्यों? क्योंकि व्हीट का प्राइस उसमें ऑटोमेटिकली ऐड है। यहां तक बात समझ में आ रही है? ठीक, अब चला आगे बढ़ो। अब क्या है कि फ्लोर के रूप में उसका कंजम्पशन नहीं हुआ है, उसका मान के चलिए ब्रेड के रूप में कंजम्पशन हुआ है। तो जब ब्रेड के रूप में कंजम्पशन होगा तो मैं फिर फ्लोर का प्राइस नहीं जोड़ूंगा, मैं व्हीट का प्राइस नहीं जोड़ूंगा। यदि मैं मान के चलिए मार्केट से ब्रेड, अलग-अलग कंपनियां हैं, जैसे ब्रिटानिया का मैं ब्रेड खरीद के आया, तो इस ब्रिटानिया के ब्रेड के प्राइस में आटा का प्राइस और गेहूं का प्राइस दोनों पहले से इंक्लूडेड है, ठीक ना। तो यदि मैं कंज्यूम कर रहा हूं, यदि मैं खरीद रहा हूं ब्रेड को यदि मैं कंज्यूम कर रहा हूं, तो मैं फ्लोर और व्हीट का प्राइस अलग से ऐड नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि उस ब्रेड के प्राइस में जो है वो फ्लोर और व्हीट का प्राइस जो है वो ऑटोमेटिकली ऐड है, ठीक है। सिमिलरली यदि मैं केक खरीद के ला रहा हूं, केक, मान लीजिए मैं केक खरीद के ला रहा हूं, तो एक बात बताइए, इस केक में ब्रेड का प्राइस ऑटोमेटिकली एडेड है। मैं यदि 500 रुपया का 2 पाउंड का जो है वो केक यदि खरीद के लेके आया, तो क्या है, उस केक के प्राइस में, उस केक के प्राइस में क्या है, ब्रेड का प्राइस ऑटोमेटिकली एडेड है, ठीक ना। तो फिर जब केक का प्राइस जीडीपी में ऐड हो रहा है, तो व्हीट का प्राइस, फ्लोर का प्राइस, ब्रेड का प्राइस अलग से ऐड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर ऐड होगा तो क्या हो जाएगा, ये तो डबल हो जाएगा, ये तो दोहराव हो जाएगा। बात समझ में आया? ये तो दोहराव हो जाएगा, क्या दोबारा ऐड कर रहे हैं सेम चीज को। तो इसीलिए मैंने लिखा है फाइनल मार्केटेड प्राइस, फाइनल मार्केटेड प्राइस। यहां तक बात समझ में? जीडीपी किसको कहते हैं, ये क्लियर है? जीडीपी किसको कहते हैं, ठीक। बस ये 4 पॉइंट आपके डेफिनेशन में जरूर होना चाहिए। फाइनल मार्केटेड प्राइस ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद द बाउंड्री इन वन फाइनेंशियल ईयर। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे कि मान के चलिए मैं क्या बोलूं कि 2018 या 2019 के आईपीएल में धोनी ने जो कमाया, या फिर मान के चलिए स्टीव स्मिथ ने जो कमाया, ठीक ना, डेविड वार्नर ने जो कमाया, क्या उसको हम इस बार के जीडीपी में ऐड करेंगे? तो बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं ऐड करेंगे? क्यों? क्योंकि वो इस फाइनेंशियल ईयर का नहीं है, वो उस बार के फाइनेंशियल ईयर वाले जीडीपी में ऐड हुआ, तो इस बार वाले में नहीं ऐड करेंगे। क्यों? क्योंकि इस बार नहीं है ना, इस बार में इस बार वाला का हम जोड़ेंगे। सिमिलरली आपने जरूर सुना होगा रतन टाटा, टाटा
आपने सुना होगा ना, टाटा ने जैगवार लैंड रोवर को एक्वायर कर रखा है। JLR कंपनी है, जैगवार लैंड रोवर टाटा की ही कंपनी है। अब जरा सोच के देखिए, जैगवार लैंड रोवर टाटा की कंपनी है, यानी कि रतन टाटा इसके फाउंडर मेंबर में से हैं, या फिर मान के चलिए इनकी कंपनी है। अब एक बात बताइए, जैगवार लैंड रोवर नाम की कार जो है वो मान के चलिए कहां बन रही है? जर्मनी में बन रही है, जर्मनी में बन रही है और जर्मनी में बिक रही है। एक बात बताइए, ऐसा कुछ ना कुछ तो फायदा मिल ही रहा होगा ना, शेयर के रूप में या फिर डिविडेंड के रूप में या किसी न किसी प्रॉफिट के रूप में वो रतन टाटा तक पहुंच रहा है ना। लेकिन फिर भी हम इसको जो है वो भारत की जीडीपी में नहीं जोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो कार का प्रोडक्शन है ये भारत में नहीं हुआ है। बात समझ में आया? इस कार का प्रोडक्शन भारत में नहीं हुआ है, इसीलिए हम इसको भारत की जीडीपी में नहीं जोड़ सकते हैं। ऑन द अदर हैंड, यदि मान के चलिए भविष्य में ऐसा होता है क्या कि हार्ले डेविडसन, भाई है ना बुलेट से जो अपर लेवल वाला जो हार्ले डेविडसन, मान के चलिए हार्ले डेविडसन नाम की कंपनी वो भारत में आके अपना प्लांट लगाती है और भारत में हार्ले डेविडसन बाइक बना रही है, तो हम क्या करेंगे? तो हम उसको खुशी खुशी भारत की जीडीपी में जोड़ेंगे। बात समझ में आया? ठीक ना? इसमें क्या मैटर कर रहा है? जीडीपी में क्या मैटर कर रहा है? जीडीपी में मैटर कर रहा है कि प्रोडक्शन हो कहां रहा है, प्रोडक्शन का प्लेस मैटर कर रहा है। कर कौन रहा है? प्रोडक्शन प्लेस मैटर्स हियर इन जीडीपी। इस लाइन को लिख लीजिए साइड में, याद रखने के लिए आसान रहेगा, याद रखने में आसानी होगी। जीडीपी में क्या मैटर कर रहा है कि प्रोडक्शन का प्लेस क्या है। ये मैटर नहीं कर रहा है कि प्रोडक्शन कर कौन रहा है। हु प्रोड्यूसेस डजंट मैटर, हु प्रोड्यूसेस इट डजंट मैटर। क्या मैटर कर रहा है कि प्रोडक्शन हो रहा है, देश की सीमा में हो रहा है तो भारत की जीडीपी में ऐड होगा। कोई फर्क नहीं पड़ता है किसने आगे प्रोड्यूस किया, ठीक ना? कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज जो भारत की सीमा के अंतर्गत प्रोड्यूस हो गया है वो सारा भारत की जीडीपी में ऐड होगा। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उसको जो है वो अमेरिका के आदमी ने प्रोड्यूस किया है, उसको चाइना की कंपनी ने प्रोड्यूस किया है, उसको ऑस्ट्रेलिया के आदमी ने प्रोड्यूस किया है, उसको ब्रिटेन के आदमी ने प्रोड्यूस किया है, इट डजंट मैटर। क्लियर? जीडीपी एक लाइन में समझ में आया? जीडीपी किसको कहते हैं, ठीक है ना? चलिए, तो जब जीडीपी क्लियर हुआ है तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसके बाकी कॉन्सेप्ट्स को देखने की कोशिश करते हैं। जरा बात को समझिएगा, जीडीपी इसी के बेसिस पर हम क्या कहते हैं, इसी के बेसिस पर हम क्या कहते हैं कि भारत जो है वो विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। देखिए दिखाता हूं। ये देखिए, ये है हमारा आर्थिक सर्वेक्षण, इकोनॉमिक सर्वे, ठीक है? आर्थिक सर्वेक्षण ऑफिशियल गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट है, उनको तो पहचानते ही होंगे आप, भारत की माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी, ठीक ना? तो ये है हमारा भारत का बजट जो कि बिल्कुल ताजा है, इस साल का है 31 जनवरी। हर साल 31 जनवरी को भारत का जो है वो आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत होता है, जिसमें क्या होता है, पिछले साल का पूरा लेखा जोखा प्रस्तुत होता है, ठीक है? देखिए, ये आर्थिक सर्वेक्षण है। आर्थिक सर्वेक्षण में ये आ गया हमारा पहला चैप्टर, ठीक है? द स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ठीक ना? स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी, देख रहा? स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी, इसमें देखिए मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए क्या दिखा रहा है, Despite these agencies worldwide continue India as the fastest growing major economy at 6.5% to 7% in financial year 2023। क्या कह रहा है इकोनॉमिक सर्वे कि विश्व स्तर पर क्या कहा जा रहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था 6.5% से लेकर 7% की वृद्धि दर से बढ़ेगी। अभी दिखाऊंगा, पॉइंट्स बस देखते चलिए, सुनते चलिए, ठीक ना? देखते चलिए, बस बातों को समझते चलिए। ये डेटा काम की नहीं है अभी, मतलब अभी काम की नहीं है, आगे मैं ही दिखाऊंगा, अभी बस देखते चलिए। तो है वर्ल्ड इकोनॉमिक
दिखा रहा है? जीडीपी। ये डेटा क्या दिखा रहा है? इकोनॉमिक ग्रोथ रिमेन रेजिलिएंट। डेटा क्या दिखा रहा है कि फाइनेंशियल ईयर 2020 में भारत की जीडीपी का आकार इतना था। ये था कि भारत की जीडीपी, आपको पता होगा ना कोविड-19 पूरे भारत में लॉकडाउन लगा था, चारों तरफ जो है वो सप्लाई चेन डिसरप्शन, लोगों के रोजगार खत्म हो गए थे, जिसके कारण क्या है हमारी जीडीपी घट गई थी। बात समझ में आ रहा है? देख रहे हैं ना ये वाला पिलर जो अगले साल वाला जो है वो घटा हुआ दिखा रहा है, यानी कि क्या है हमारी जीडीपी घट गई थी। फिर उसके जस्ट अगले साल क्या किया हमने पिछले वाले स्तर को भी पार कर लिया और इस बार तो जो है वो हम बहुत आगे निकल चुके हैं। बात समझ में आया? यानी कि जीडीपी क्या है, इसके माध्यम से क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है, जैसे मान के चलिए साल 2020 में भारत की जीडीपी थी 100 रुपए की, ठीक ना। पूरे साल में देश में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ है ना, सबका फाइनल प्राइस कितना था? 100 रुपए। तो 2021 में क्या हुआ? 2021 में यानी कि 2020-21 की बात कर रहा हूं, यहाँ पर 2021 का मतलब होता है 2020-21, ठीक ना। तो 2020-21 में कोविड-19 कोरोना वायरस, जिसके कारण लॉकडाउन लगा। इन लॉकडाउन के कारण क्या हो गया, 100 रुपए पिछले साल मेरे जेब में 100 रुपए थे, वो घटकर कितने हो गए? 90 रुपए। दिख रहा ना, घट गया, ठीक। लेकिन फिर उसके अगले साल क्या हुआ कि 100 रुपए से बढ़कर 105 रुपए हो गया। इस साल क्या हो गया, वो बढ़कर 120 रुपए हो गया। बात समझ में आ रहा है? ये होता है जीडीपी में घटोत्कच, मतलब घटना। इसी को हम प्रतिशत के रूप में दिखाते हैं। अभी दिखाऊंगा, सब कुछ दिखाऊंगा, ठीक। ये डेटा हमें क्या दिखा रहा है कि अलग-अलग सेक्टर में किस तरह का ग्रोथ हुआ है, ठीक। इससे ज्यादा क्लियर आपको दिखाता हूं, एक सेकेंड। इससे ज्यादा क्लियर आपको दिखाता हूं इसके पिछले साल वाले इकोनॉमिक सर्वे में। मैं आपको खोल के इसलिए यहाँ पर सामने दिखा रहा होता हूँ क्योंकि बच्चों को बताना रहता है क्या कि सर आप डेटा तो दिखा देते हैं, सर हमें नहीं पता चलता है हम कहाँ से डेटा कैलकुलेट करें, कहाँ से डेटा निकालें। इसीलिए जो है वो आपके सामने ही मैं खोल के दिखा देता हूँ ताकि आपका ये बहाना खत्म हो जाए। ये देखिए, ये पिछले साल का इकोनॉमिक सर्वे है, ठीक ना, जस्ट एक साल पिछला इकोनॉमिक सर्वे है, गवर्नमेंट का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है। तो हमको इसमें किसी भी तरह का समस्या, संदेह या किसी भी तरह की चिंता की कोई गुंजाइश नहीं है, ठीक ना। किसी भी तरह की चिंता की कोई गुंजाइश बनती नहीं है यहाँ पर, क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, ठीक है। जरा इसमें देखिए गौर से चीजों को, ये देखिए क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है आपको क्या, देखिए भारत की जीडीपी ये क्वार्टर में दिखा रखा है। एक साल को जो है ना वो 4 क्वार्टर में बांटते हैं, कोई भी इस ईयर जो होता है ना उसको 3-3 महीने के 4 क्वार्टर में बांटा जाता है। सिंपल सी बात है, साल पूरा हुआ उसको 3-3 महीने के 4 क्वार्टर में बांटा जा सकता है, 12 महीनों को 4 क्वार्टर में बांटा जा सकता है। देखिए क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4 क्या दिखा रहा है कि फर्स्ट लॉकडाउन में देखिए जीडीपी एकदम घट गई ना, ठीक, फिर बढ़ गई, लेकिन फिर सेकंड वेव आया फिर घट गई, ठीक। तो ये डेटा अगर आपको जीडीपी नहीं समझ में आएगा तो फिर आपको ये समझने में दिक्कत होगी, ठीक है। यहाँ पे बात समझ में आई? ये देखिए इसमें क्या दिखा रहा है, इसमें क्या दिखा रहा है, ये देखिए नेगेटिव रहा है हिस्सा, फिर उसके बाद बढ़ा है, उसके बाद फिर पॉजिटिव रहा है, ठीक। तो इन डेटा को समझने के लिए आवश्यक क्या है कि आपको ये पता हो कि जीडीपी कहते हैं इसको। जीडीपी यहाँ तक क्लियर है? अरे यहाँ तक क्लियर है ना जीडीपी? इसी डेटा के बेसिस पर हम क्या कहते हैं कि भारत विश्व की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बना है। इसी डेटा के बेसिस पर, जीडीपी के कैलकुलेशन के बेसिस पर ही हम क्या कहते हैं कि भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। हमसे आगे कौन है? नंबर 1 पर है, फर्स्ट है यूएसए, सेकंड नंबर पर कौन है? सेकंड नंबर पर है चाइना। यूएसए की अर्थव्यवस्था लगभग $25 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। चाइना की अर्थव्यवस्था लगभग $20 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। थर्ड नंबर पर आता है जापान, फोर्थ नंबर पर आता है क्या? जर्मनी, और अब 5th नंबर पर आ रहा है इंडिया विद $3.3 ट्रिलियन इकोनॉमी। अंतर दिख रहा है? चाइना, यूएसए बहुत आगे है, ठीक है। 6th नंबर पर कौन सा आता है? 6th नंबर पर है ब्रिटेन या यूके, ठीक, जिसको अभी हमने पीछे छोड़ा है, पिछले के साल हमने पीछे छोड़ा है। 7th नंबर पर आता है फ्रांस, ठीक है। ये है विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं, बड़ी अर्थव्यवस्थाएं, ठीक है।
इसको देखिए दिखाता हूँ। इस इमेज को गौर से देखिए, ये देखिए, ये इमेज क्या दिखा रहा है कि पूरी विश्व की अर्थव्यवस्था, यानी कि विश्व की सभी अर्थव्यवस्थाओं के टोटल जीडीपी को जोड़ दें तो भारत की अर्थव्यवस्था, पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था 2022 में 100 ट्रिलियन पार कर चुकी है, ठीक है ना। इसमें से देखिए ये अलग-अलग कॉन्टिनेंट्स को, ये अलग-अलग कॉन्टिनेंट्स को अलग-अलग उसमें दिखा रखा है। ये देखिए, ये वाला जो यहाँ से यहाँ तक है ना, पूरा क्लियर नहीं होगा, अपने फोन में देखिएगा तो एक बार मैं देख लेता हूँ, ये दूसरा वाला जो और ज्यादा क्लियर हो, पिछले साल वाला है। चलिए इसी में से काम चलाते हैं। चलिए मैं जो बोल रहा हूँ कम से कम उसको समझिएगा। देखिए यहाँ से यहाँ तक जो है ये क्या दिखा रहा है, नॉर्थ एंड सेंट्रल अमेरिका को। इधर जो दिखा रहा है ये दिखा रहा है, ये वाला पूरा एरिया है, ये दिखा रहा है एशिया को। ये छोटा सा जो एरिया है ये दिखा रहा है अफ्रीका को, ये एरिया दिखा रहा है यूरोप को, ये दिखा रहा है साउथ अफ्रीका को, और ये दिखा रहा है ऑस्ट्रेलिया ओशिनिया को। खैर वो हमें नहीं देखना है, हमें क्या देखना है, ये देखिए यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यानी कि अमेरिका जिसको हम बोलते हैं। 25.3 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी है, दिख रहा है। इस पूरे गोले में देखिए सबसे बड़ा पलक सा दिख रहा है ना, ठीक। दूसरे नंबर पर देखिए कौन है, चाइना विद 19.9 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी, इसलिए मैंने लिखा लगभग 20 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी दूसरे नंबर पर। तीसरे नंबर पर देखिए जापान, दिख रहा है 4.9 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी, यानी कि लगभग 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था है, ठीक है। इसके बाद खोजिए, जापान के बाद होगा जर्मनी, ये देखिए जर्मनी विद 4.3 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी, ये फोर्थ नंबर पर है। और पांचवें नंबर पर कौन सा है, हमारा भारत, कौन सा, 3.3 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी, यानी कि भारत जो है वो कौन से नंबर पर है, भारत पांचवें नंबर पर है, ठीक है। इस चार्ट के थ्रू मतलब अर्थव्यवस्था का आकार भी दिखाने की कोशिश की गई है, इसीलिए मैंने ये खोजा है। सोच के देखिए इस पूरे विश्व में यूएसए का कितना बड़ा नाम है, आज समझ में आया। इसी कारण से तो यूएसए को ग्लोबल पावर बोला जाता है, क्यों, क्योंकि पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था 100 ट्रिलियन डॉलर की पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी है, और 25.3 यानी कि इसका 25% से ज्यादा, पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था में 25% से ज्यादा तो केवल किसके पास है, यूएसए के पास है, केवल अमेरिका के पास है अकेले। इसीलिए तो कहा जाता है कि when US sneezes, the world catch cold, जब अमेरिका छींकता है तो पूरे विश्व को सर्दी लग जाती है। क्यों, क्योंकि पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था में इसका अकेले प्रभाव बहुत बड़ा है, क्यों, क्योंकि खुद बहुत बड़ा है। बात समझ में आया, ठीक। वैसे प्रोजेक्शन किया गया है कि बाय 2030 तक चाइना जो है वो सरपास कर जाएगा यूएसए को। देखते हैं क्या होता है, लेकिन हाँ ये अनुमान लगाया गया है। भारत जो है, यूएसए जो है वो विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, कब से, 1871 से, ठीक है। 1871 से जो है वो विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनी हुई है, ठीक। इसलिए इसका इतना बड़ा दबदबा है, पूरे विश्व पर इतना बड़ा दबदबा है, क्यों, कि इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था, पूरे विश्व का 1/4 से ज्यादा पैसा कहाँ है, केवल यूएसए। यहाँ तक बात समझ में। चलिए इस चार्ट को जो है वो देख लीजिएगा अपने स्तर पर, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब यहाँ तक जीडीपी समझ में आ गया तो अब जरा आगे बढ़ते हैं। जीडीपी की गणना के विविध प्रकार, जीडीपी की गणना के कैलकुलेशन के विभिन्न जीडीपी कैलकुलेशन को 3 तरीके से कैलकुलेट किया जा सकता है। जीडीपी को 3 तरीके से कैलकुलेट किया जा सकता है। सबसे पहला जिसको हम क्या कहते हैं, जीडीपी, सबसे पहला इसको हम कहते हैं जीडीपी एट मार्केट प्राइस। इसी को आम बोलचाल की भाषा में हम नॉमिनल जीडीपी कहते हैं। नॉमिनल जीडीपी कहते हैं। नॉमिनल जीडीपी क्या है, या जीडीपी एट मार्केट प्राइस क्या है, वही कि मार्केट में ऑल गुड्स एंड सर्विसेज जिस प्राइस पर बिक रही है ना,
एक साल में एक देश की सीमा के अंतर्गत उन सब के प्राइसेस को यदि हम जोड़ देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा जीडीपी एट मार्केट प्राइस। पहली बात समझ में आई, जीडीपी एट मार्केट प्राइस क्या है कि एक साल में एक देश की सीमा के अंतर्गत जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज बिक रहे हैं ना, उन सब के फाइनल प्राइस को जब हम जोड़ देते हैं तो क्या हमें मिल जाता है, जीडीपी एट मार्केट प्राइस या नॉमिनल जीडीपी। ये वही आधार है जिसके बेसिस पर इसी को वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेंस मिली हुई है और इसी के आधार पर अलग अलग देशों की अर्थव्यवस्थाओं को रैंक किया जाता है। ठीक है, यानी कि भारत में जितने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं उन सब के प्राइस को जोड़ा गया तो कितना आया, 3.3 ट्रिलियन डॉलर। ठीक है, दूसरी तरफ जब कहां अमेरिका में जो है वो जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज एक साल में प्रोड्यूस हुए, जब उन सब के प्राइस को जोड़ा गया तो क्या आया, वो आया 25.3 ट्रिलियन डॉलर। यानी कि इसी के बेसिस पर क्या होता है, कैलकुलेशन होता है। पहली बात समझ में आई, ठीक ना। दूसरी बात, इसमें इस पूरे कैलकुलेशन में यानी कि नॉमिनल जीडीपी वाले कैलकुलेशन में क्या होता है कि डबल यानी कि इनपुट्स के प्राइस को ऐड नहीं किया जाता। पहले ही समझा चुका हूं मैं, इनपुट्स के प्राइस को ऐड नहीं किया जाता। दूसरी बात, इसमें ट्रांसफर पेमेंट्स को भी ऐड नहीं किया जाता है। ट्रांसफर पेमेंट्स को भी ऐड नहीं किया जाता है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये ट्रांसफर पेमेंट्स क्या है, ट्रांसफर पेमेंट्स क्या है। ट्रांसफर पेमेंट्स किसको कहते हैं, ट्रांसफर पेमेंट्स का सिंपल सा मतलब होता है कि ऐसा भुगतान जिसके बदले किसी भी तरह की कोई न तो प्रोडक्शन हुआ हो गुड्स का, न ही सर्विसेज का, लेकिन भुगतान होता है। अब आप सर बुझा रहे होंगे कि सर ऐसा कौन है जो बिना किसी सर्विसेज या गुड्स के जो है वो पैसा दे रहा है। आपके दिमाग में प्रश्न आ रहा होगा। ट्रांसफर पेमेंट का मतलब होता है जैसे कि क्या होता है, आपको यदि स्कॉलरशिप मिल रही है गवर्नमेंट से, अब एक बात बताइए, स्कॉलरशिप के रूप में आपको आर्थिक मदद भी तो मिल रही है, लेकिन उस आर्थिक मदद को प्राप्त करने के लिए आपने किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन अभी तक नहीं किया है, तो स्कॉलरशिप इज नोन एज ए ट्रांसफर पेमेंट। जैसे कि पेंशन, एक बात बताइए, आप सेवानिवृत्त हो चुके हैं, ठीक है, फिर भी जो है मान के चलिए यदि सरकार आपको पेंशन दे रही है, एक बात बताइए, वो पेंशन के रूप में जो आपको धनराशि मिल रही है, आप उसके बदले अब तो कोई गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे चीजों को क्या कहा जाता है, ऐसे चीजों को कहा जाता है ट्रांसफर पेमेंट्स। क्लियर है? तो जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी कैलकुलेशन में ट्रांसफर पेमेंट्स को भी ऐड नहीं किया जाता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट यहां देखिए, तीसरा पॉइंट क्या है, इसमें केयर इकोनॉमी को भी ऐड नहीं किया जाता है। केयर इकोनॉमी को भी ऐड नहीं किया जाता है। फिर आपके दिमाग में आ रहा होगा प्रश्न कि सर आखिर अब ये केयर इकोनॉमी क्या है। केयर इकोनॉमी का मतलब है कि एक बात बताइए, माँ जो हमें सेवा देती है, माँ जो सुबह सुबह उठ के हमारे लिए खाना बना देती है, या मान के चलिए माँ जो है वो क्या करती है, जो हमारे लिए बाकी तरह के जो कपड़ा धो देना, या मान के चलिए हमारे लिए जो भी काम कर देती है, एक बात बताइए, उसके बदले आप माँ को कुछ पे करते हैं नहीं ना, यानी कि वो सारी चीजें जो है वो केयर इकोनॉमी का पार्ट है। ठीक ना, पापा जो है जो आपको कंसल्टेंसी दे रहे हैं, अब एक तरह से आप सोच के देखिए तो ये कंसल्टेंसी ही तो है, इसका कहीं और मौद्रिक मूल्य हो सकता है, लेकिन इसको हम केयर इकोनॉमी का पार्ट मानते हैं। क्यों? क्योंकि इनके बदले हम भुगतान नहीं करते हैं। ठीक है, तो चूंकि इनके बदले हम भुगतान नहीं करते हैं तो इसीलिए इसको भी जीडीपी में ऐड नहीं किया जाता है। केयर इकोनॉमी समझ में आया? केयर इकोनॉमी यानी कि देखभाल के लिए, जो आप रोड पर चल रहे हैं, मान के चलिए आपने किसी से पूछा क्या कि एक बात बता दीजिए भैया कि फलना जगह जाना है, वहां के लिए कौन सा रास्ता है। अब एक बात बताइए, एक तरह से तो उसने आपको कंसल्टेंसी दी ना, जाके किसी दिन क्या कीजिएगा ना, कोई वकील होगा कहीं बैठा हुआ ना, उससे जाके पूछिएगा क्या कि भैया फलना फलना जो है वो जमीन वाला विवाद हो गया है, क्या करें। आपको पता है ना कि वो बस अपना मुंह खोलने का पैसा ले लेता है। ठीक है, और फिर नहीं होइएगा, एक बात बताइए, वही तो है उसकी कमाई, यही तो है, वही तो कंसल्टेंसी है, उसी के बेसिस पर तो वो कमा रहा है, वही तो उसकी आजीविका है। यानी कि उसने सुझाव देने के बदले आपसे पैसे लिए ना, तो वो जीडीपी का पार्ट है। ठीक है, सिमिलरली आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आप डॉक्टर को जाके क्या बोलते हैं क्या कि 5 दिन से जो है ना वो सर बहुत भन्ना रहा है, जो है कुछ खाने का मन नहीं कर रहा है, इस तरह का आपने कुछ बताया, इसके बेसिस पर क्या करता है वो आपको दवाई जो है रिकमेंड करता है, यानी कि वो दे तो आपको कंसल्टेंसी जाता है, लेकिन उसके बदले वो फी चार्ज करता है ना। सिमिलरली आप अपने पिताजी से भी तो कंसल्ट करते हैं, या फिर आगे से आप सड़क पर चल रहे हैं, आप किसी से कंसल्ट करते हैं कि फलाना जगह जाने का क्या, लेकिन आप उसके बदले भुगतान तो नहीं करते हैं।
तो इस तरह की जो चीजें हैं ना जिसके लिए हम भुगतान नहीं करते हैं, इनको केयर इकोनॉमी का पार्ट माना जाता है। परिवार में या फिर मान के चलिए क्या है कि परिवार के बाहर आस पड़ोस में, इन सबको हम केयर इकोनॉमी का पार्ट मानते हैं, जिसके लिए हम भुगतान नहीं करते हैं। यदि हम भुगतान नहीं करते हैं इसीलिए इसको हम जीडीपी में भी ऐड नहीं करते। ये पॉइंट समझ में आया? ये पॉइंट समझ में आ गया ना क्या कि जीडीपी एट मार्केट प्राइस क्या है? एक देश की सीमा के अंतर्गत एक साल में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज उत्पन्न हुए हैं उन सब के फाइनल प्राइसेस को जब हम जोड़ देते हैं तो क्या हो जाता है, हमें देश का नॉमिनल जीडीपी मिल जाता है। लेकिन इसमें इनपुट प्राइस नहीं जुड़ेगा, यानी कि फॉर्च्यूनर का प्राइस जुड़ेगा तो उसके चक्के का प्राइस नहीं जुड़ेगा। ठीक, क्यों? क्योंकि फॉर्च्यूनर के प्राइस में उसके चक्के का प्राइस ऑलरेडी इंक्लूडेड है। दूसरी तरफ इसमें ट्रांसफर पेमेंट्स को ऐड नहीं करते हैं, यानी कि ऐसी चीजें, ऐसे भुगतान जिसके लिए किसी भी तरह का ना तो प्रोडक्शन हो रहा है ना कंजम्पशन हो रहा है, उसको हम ऐड नहीं करते हैं। तीसरा, केयर इकोनॉमी को भी इसमें नहीं ऐड किया जाता है, यानी कि जिसमें सर्विसेज तो ली जा रही हैं लेकिन उसके बदले भुगतान नहीं हो रहा है तो हम उसको भी ऐड नहीं करते हैं। चौथी बात, कल पढ़ाया था ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के डेटा तो हमें मिल जाते हैं कि कितना गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ है, ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के डेटा तो हमें मिल जाते हैं, लेकिन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का डेटा नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट को पता ही नहीं होता है क्या कि कहां फलना जगह पर जो है वो कुछ आइसक्रीम का जो है किसी ने जो है वो दुकान खोल लिया है या बना रहा है। अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का गवर्नमेंट के पास डेटा नहीं होता है, तो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का अनुमान लगाया जाता है। ठीक है, भारत में एक मंत्रालय है जिसका नाम है मॉस्पी, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, सांख्यिकी मंत्रालय जिसको कहते हैं हम हिंदी में, ठीक ना। सांख्यिकी मंत्रालय के अंतर्गत एक संस्था है जिसका नाम है एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, एनएसओ एक संस्था है। इसी संस्था की जिम्मेदारी होती है भारत की जीडीपी का गणना। ठीक है, एनएसओ क्या करता है, हर क्वार्टर में जीडीपी की गणना करता है और फिर क्या करता है, साल के अंत में इन चारों क्वार्टर में जीडीपी को जो उसने गणना कर रखा होता है, कैलकुलेट कर रखा होता है, उसको जोड़ देता है और उसके बेसिस पर वो जारी करता है देश की जीडीपी। क्लियर है? पीटी का क्वेश्चन, कौन सा मंत्रालय जारी करता है? मॉस्पी। मॉस्पी के अंतर्गत कौन सी संस्थान है जो जीडीपी की गणना करती है? तो एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। ठीक ना। अब देखिए नाम में ही है स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी, तो यानी कि ये क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का डेटा निकाल लेते हैं और ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के डेटा के ऊपर स्टैटिस्टिक्स अप्लाई करके अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के डेटा का अनुमान लगा लेते हैं। क्यों? क्योंकि अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का पूरा डेटा नहीं मिलता है। ये क्या करते हैं, छोटा सा सैंपल ले लिया अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में और उस पर स्टडी कर लिया और उसके बेसिस पर अनुमान लगा लेते हैं कि पूरा अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में कितना गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ होगा। बात समझ में आई? डेफिनेशन भी समझा दिया मैंने, प्रैक्टिकल में दिखा भी दिया और प्रैक्टिकल में ये भी समझा दिया कि वास्तव में कैसे कैलकुलेट होता है। नॉमिनल जीडीपी क्लियर है, जीडीपी एट मार्केट प्राइस क्लियर है। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए तो यहां तक क्लियर है, तो अब जरा हम आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं जीडीपी का दूसरा प्रकार क्या है। दूसरा प्रकार जीडीपी के कैलकुलेशन का, इसको हम कहते हैं जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस, जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस, या फिर इसी को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं रियल जीडीपी। रियल जीडीपी, जरा बात को समझिएगा। एक बात बताइए, जब हम पहले ही देख चुके हैं कि नॉमिनल जीडीपी के रूप में जीडीपी की गणना होती है, लेकिन फिर भी हम बोल रहे हैं क्या कि रियल जीडीपी की गणना होती है, तो आखिर कुछ तो उसमें कमियां रही होंगी ना, जिन कमियों को दूर करने के लिए क्या किया जा रहा है, दूसरे तरीके से जीडीपी की गणना की जा रही है। ठीक है, तो जरा समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर उसमें क्या कमी थी। बात को समझिए। क्या हुआ, पिछले साल, एक सेकंड के लिए मैं बस एग्जांपल के रूप में बता रहा हूं कि पिछले साल भारत में मान के चलिए क्या है, 100 पैकेट बस बिस्किट का प्रोडक्शन हुआ। बस हाइपोथेटिकल एग्जांपल के रूप में समझा रहा हूं। मान के चलिए क्या है, 100 पैकेट बिस्किट का प्रोडक्शन हुआ। एक पैकेट बिस्किट का दाम था 5 रुपया, तो 100 गुना 5 कितना हुआ, भारत की जीडीपी 500 रुपए। कोई डाउट नहीं आता। बस एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लिया हमने क्या कि पूरे भारत की सीमा में
साल भर में केवल 100 बिस्किट के पैकेट का प्रोडक्शन हुआ है और इन पर पैकेट बिस्किट का कितना है कीमत? इन पर पैकेट बिस्किट का कीमत है 5 रुपया। तो देश की जीडीपी कितनी रही? 500 रुपए। ठीक है, बात को समझिएगा। अगले साल क्या हुआ? अगले साल क्या हुआ कि 100 ही पैकेट का प्रोडक्शन हुआ है, 100 ही पैकेट बिस्किट का प्रोडक्शन हुआ है, लेकिन महंगाई बढ़ जाने के कारण इन बिस्किट की कीमत इस बार हो गई है 10 रुपए। तो एक बात बताइए, अब कितना हो जाएगा भारत की जीडीपी? अब भारत की जीडीपी हो जाएगी 1000 रुपए। यहां तक क्लियर है? अरे नॉमिनल जीडीपी में मार्केटेबल प्राइस याद आ रहा है? डेफिनेशन में लिखा था मार्केटेबल प्राइस, फाइनल मार्केटेबल प्राइस। तो फाइनल मार्केटेबल प्राइस इस बार कितना हो गया? 10 रुपया। पिछली बार कितना था? 5 रुपया। ठीक, तो अब एक बात बताइए, अगर हम इन दोनों सालों को अगर हम कंपेयर करेंगे तो हम सिंपली क्या बोलेंगे कि भारत की जीडीपी दोगुनी हो गई। अरे बोलेंगे 500 रुपए की जीडीपी थी पिछले साल, इस साल बढ़कर कितनी हो गई? 1000 रुपए की, यानी कि भारत की जीडीपी दोगुनी हो गई। हम ये बोलेंगे, लेकिन जरा सोच के देखिए और देख के बताइए मुझे, क्या वास्तव में प्रोडक्शन बढ़ा क्या? नहीं ना। पिछले साल भी 100 पैकेट ही बन रहे थे, इस साल भी 100 ही पैकेट बन रहे हैं, यानी कि प्रोडक्शन तो बढ़ा जीरो। जब हम जीडीपी की बात कर रहे थे तो हम ये देखना चाह रहे थे कि देश में समृद्धि कितनी हुई है, देश में ग्रोथ कितना हुआ है। लेकिन एक बात बताइए, ग्रोथ तो जीरो होगा, क्यों? क्योंकि 100 पैकेट था, 100 ही पैकेट रहा, लेकिन महंगाई बढ़ जाने के कारण क्या हो गई? देश की जीडीपी बढ़ती हुई दिखी। बात समझ में आया? जैसे मान के चलिए पिछले साल जो है वो तेल, फॉर्च्यून तेल जो खरीद के लाते थे, मान के चलिए वो 100 रुपए पैकेट मिल रहा था। ठीक है, तो जब जीडीपी कैलकुलेट हो रहा था तो उसमें फॉर्च्यून का प्राइस कितना जुड़ रहा था? 100 रुपया। लेकिन इस बार क्या हो रहा है? मान के चलिए फॉर्च्यून के पैकेट जो है वो महंगाई बढ़ जाने के कारण 120 रुपए मिल रहे हैं। अब कितना ऐड होगा? 120 रुपया। लेकिन एक बात बताइए, 100 से 120 होने के कारण देश की जीडीपी तो बढ़ती हुई दिख रही है, लेकिन जरूरी नहीं है ना कि फॉर्च्यून का प्रोडक्शन भी भारत में बढ़ा हो। ये बात समझ में आई? यही समस्या है क्या कि महंगाई बढ़ जाने के कारण प्रोडक्शन नहीं बढ़ रहा है, केवल महंगाई बढ़ जाने के कारण ड्यू टू राइज इन इन्फ्लेशन क्या हो रहा है? जीडीपी बढ़ता हुआ दिख रहा है। यानी कि महंगाई में वृद्धि ने क्या किया? देश की जीडीपी को बढ़ा दिया। यदि हम नॉमिनल जीडीपी के कंटेक्स्ट में देखें, इस वाला जो स्लाइड था, यदि हम नॉमिनल जीडीपी के कंटेक्स्ट में देखें तो केवल क्या हो रहा है? केवल महंगाई बढ़ जाने के कारण देश की जीडीपी बढ़ती हुई दिख रही है। तो इसी समस्या को दूर करने के लिए कॉन्सेप्ट लाया गया इसका रियल जीडीपी का, या जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस। जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस में क्या किया जाता है कि उत्पादों के प्राइसेस को किसी एक साल के लिए फिक्स कर दिया जाता है। जैसे कि वर्तमान में इसका बेस ईयर है 2011, यानी कि फॉर्च्यून के, यानी कि बिस्किट के प्राइस को, बिस्किट का जो प्राइस जो है ना, इसको क्या कर दिया जाएगा? 2011-12 के प्राइस के साथ पिक कर दिया जाएगा, के साथ फिक्स कर दिया जाएगा। यानी कि 5 रुपया था तो 5 रुपया ही माना जाएगा। महंगाई चाहे बढ़ के मान के चलिए अभी आज जो है 2022 में या 23 में मान के चलिए बिस्किट का प्राइस बढ़कर 13 रुपया हो गया है, 15 रुपया हो गया है। लेकिन जब हम जीडीपी इसके बेसिस पर रियल जीडीपी के जब हम कैलकुलेशन करेंगे ना, जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस नाम में दिया है, कांस्टेंट प्राइस, यानी कि प्राइस को कांस्टेंट कर देना है, प्राइस में चेंज नहीं होगा, प्राइस को कांस्टेंट कर देना है। यानी कि यदि हम 2023 में भी यदि हम जीडीपी का कैलकुलेशन कर रहे हैं ना, तो हम वही प्राइस मानेंगे जो 2011 में था। ठीक है, अब जरा बात को समझिए, यानी कि यदि 100 बिस्किट का प्रोडक्शन हुआ है देश में, यदि देश में 100 बिस्किट्स का प्रोडक्शन हुआ है तो 2011-12 में हमने उसका प्राइस लिया था 5 रुपए, तो देश की जीडीपी कितनी थी? 500 रुपए। देश की जीडीपी कितनी थी? देश की जीडीपी थी 500 रुपए। एक सेकंड, यदि देश की जीडीपी थी 500 रुपए, ठीक, 500 रुपए थी देश की जीडीपी, तो क्या है, हम 2022 में भी अगर हम बिस्कुट को ऐड कर रहे होंगे ना, तो हम 5 रुपया ही मानते हैं। अब एक बात सोच के खुद बताइए, अब जीडीपी बढ़ता हुआ कब दिखेगा? अगर जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस को हम बढ़ता हुआ दिखाना चाहते हैं तो हमारे पास एकमात्र रास्ता क्या है कि प्रोडक्शन को बढ़ाओ। प्रोडक्शन बढ़ेगा तभी कांस्टेंट प्राइस पर जीडीपी बढ़ता हुआ दिखेगा, या फिर रियल जीडीपी तभी बढ़ता हुआ दिखेगा जब क्या होगा? प्रोडक्शन बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि प्राइस को आपने फिक्स कर दिया है, प्राइस नहीं बढ़ने वाला है। यदि देश की जीडीपी को बढ़ाना है तो आपको क्या करना होगा? आपको प्रोडक्शन को बढ़ाना
एक बात बताइए, समृद्धि का वास्तविक पैमाना तो यही है ना कि प्रोडक्शन बढ़े। अरे महंगाई बढ़ा के आप जीडीपी बढ़ाना कि कोई तरीका थोड़ी है। बात समझ में आया? जरूरत से ज्यादा महंगाई होना भी अच्छा नहीं है, ठीक। तो इसी कारण से जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस निकाला जाता है। क्यों? क्योंकि इससे अच्छे से पता चल जाता है क्या कि क्या वास्तव में भारत में प्रोडक्शन बढ़ा है। क्यों? क्योंकि नॉमिनल जीडीपी से हमें ये क्लैरिटी नहीं मिलती है। नॉमिनल जीडीपी से हमें ये नहीं पता चलता है कि जीडीपी तो बढ़ा है, लेकिन वो किस कारण से बढ़ा है। क्या वो महंगाई में बढ़ोतरी के कारण बढ़ा है या वो प्रोडक्शन में बढ़ोतरी के कारण बढ़ा है। तो जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस के माध्यम से हमें क्या पता चल जाता है क्या कि वास्तव में प्रोडक्शन बढ़ा भी है कि नहीं। देखिए इसी चीज को दिखाता हूं। EIB.gov.in प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, भारत सरकार का ऑफिशियल प्रेस चैनल, ठीक ना। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो यानी कि यहाँ जो भी आपको डेटा मिल रहा है सारे ऑथेंटिक है, इनकी ऑथेंटिसिटी में कोई संदेह नहीं है। आज के युग में चैलेंज ये हो गया है कि डेटा इतना ज्यादा है ना कि हमें ये जानना ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है कि कौन सा डेटा ऑथेंटिक है कौन सा गलत है। लेकिन गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पर देखा ना, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आप गवर्नमेंट के डेटा को जो है वो सही मान सकते हैं। समझ में आ रहा है? ठीक। और वैसे भी ये जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ ये तो मैं बजट के डेटा दिखाना चाह रहा हूँ, ठीक ना। इकोनॉमिक सर्वे 2022-23, इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 यानी कि बिल्कुल जो इस साल जो 31 जनवरी को जो इकोनॉमिक सर्वे प्रस्तुत हुआ, क्या दिखा रहा है? जीडीपी ग्रोथ एट कांस्टेंट प्राइस। यानी कि क्या है ये डेटा, क्या दिखा रहा है कि रियल जीडीपी में कितनी बढ़ोतरी हुई है। क्या दिखा रहा है कि 2022-23 में 7% वृद्धि होने की संभावना है, ठीक है। अभी साल 31 जनवरी को ये प्रस्तुत हुआ था ना, 31 जनवरी को ये साल पूरा थोड़ी हुआ है। साल पूरा कब हुआ है? आज जाके हुआ है, आज 31 मार्च को हुआ है। यानी कि 31 जनवरी को जब ये प्रस्तुत हो रहा है ना, उस टाइम में 2 महीना बचा हुआ है। इसीलिए क्या है, एक ना यहाँ पर स्टार लगा हुआ है और इस स्टार के आगे क्या लिखा हुआ देख रहे हैं? एडवांस एस्टीमेट, यानी कि ये अनुमान है अभी। क्यों? क्योंकि 2 महीने में कुछ भी हो सकता है ना, तो 2 महीना पहले ही आप कैसे पूरा फाइनल कर सकते हैं। तो अनुमान है क्या कि 7% के वृद्धि दर से बढ़ेगी। बात समझ में आया? 7% 2023-24 के लिए देखिए अनुमान है, 2023-24 के लिए प्रोजेक्शन है, जो साल कल से शुरू होगा उसके लिए अनुमान किया है इकोनॉमिक सर्वे ने क्या कि 6 से 6.8% के आसपास की वृद्धि दर होने की संभावना है, ठीक है। ठीक है, कांस्टेंट प्राइस। अब समझ में आया? ठीक। नॉमिनल जीडीपी, कांस्टेंट प्राइस, दोनों में अंतर समझ में आ रहा है ना। जीडीपी एट मार्केट प्राइस और कांस्टेंट प्राइस, दोनों में अंतर क्लियर है ना। अब कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक। न्यूज़पेपर वगैरह में कहीं भी आप डेटा देख रहे होंगे तो गौर से देखिएगा किसकी बात कर रहा है, एट मार्केट प्राइस की बात कर रहा है या एट कांस्टेंट प्राइस की बात कर रहा है, ठीक है। चलिए, ये समझ में आया? ये जो पीआईबी या फिर गवर्नमेंट के जो बजट वगैरह है, इकोनॉमिक सर्वे है ना, इनके डेटा को आप ऑथेंटिक मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये संसद के समक्ष प्रस्तुत किए जाते हैं और आपने पढ़ा होगा पॉलिटी में या फिर पढ़िएगा पॉलिटी में कि हमारे संविधान का अनुच्छेद 105 है जो क्या कहता है, जो प्रिविलेज प्रदान करता है, कुछ विशेषाधिकार देता है सांसदों को, ठीक ना। ऐसे विशेषाधिकार कि आप जब सदन की कार्यवाही में हैं, आप भाग ले रहे हैं, उस दौरान जो है वो आपको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, ठीक ना। सिविल मामलों में किसी का मर्डर करके चले आओगे तो पुलिस उल्टा टांग के ले जाएगी, ठीक ना, क्रिमिनल में नहीं। लेकिन एक बात बताइए, सिविल मामलों में भी यदि आपको गिरफ्तारी से संरक्षण मिल रहा है तो एक तरह का आपको विशेषाधिकार ही तो है। इस तरह के बहुत सारे विशेषाधिकार मिलते हैं, ठीक है। अब चूंकि सांसदों को विशेषाधिकार मिले हैं तो प्रिविलेज मोशन नाम से एक मोशन चलाया जाता है, क्या कि ये जो सांसद है ना, ये जो एमपीज हैं,
ये संसद के समक्ष कोई गलत डेटा प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं। अगर ये कोई गलत डेटा प्रस्तुत करेंगे ना तो बाकी जो सदस्यगण हैं वो इनके खिलाफ प्रिविलेज मोशन चला देंगे और क्या होगी, इनकी सदस्यता खत्म हो जाएगी, ठीक ना। तो इसीलिए चूंकि बजट जो है वो संसद के समक्ष प्रस्तुत किया गया है, तो हम ये मान के चलते हैं क्या कि बजट में जो भी पॉइंट्स मेंशन है वो गवर्नमेंट का ऑफिशियल स्टैंड है और वो बिल्कुल सही है। क्लियर, ठीक है। तो चलिए वापस लौटते हैं, हम कहां पर थे, जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस। जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस क्लियर हो गया। जरा समझिएगा, आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पर ये हुआ होगा क्या कि सर ये ग्रोथ रेट का क्या मतलब है। ग्रोथ रेट का सिंपल सा मतलब है, एक बात बताइए, मेरे पास पिछले साल 100 रुपए थे, या फिर भारत की जीडीपी पिछले साल 100 रुपए की थी, यानी कि पूरा भारत में जो टोटल जितना गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ है वो 100 रुपए था। लेकिन हम क्या बोल रहे हैं कि इस साल जो है वो भारत की जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस कितनी हो गई है, 107 रुपए। तो यानी कि भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत से बढ़ी, 7% से बढ़ी। यही होता है जीडीपी ग्रोथ रेट। बात समझ में आया, यही होता है जीडीपी ग्रोथ रेट, ठीक ना। यदि हम बोलेंगे कि 100 रुपए थी कब, 2019-20 में, लेकिन कोविड-19 के कारण क्या हो गई, ये घट के हो गई 93 रुपए। तो हम क्या बोलेंगे, भारत की जीडीपी का ग्रोथ रेट क्या था, ग्रोथ रेट था ही नहीं, या फिर हम ये लिख सकते हैं कि भारत की जीडीपी -7% से बढ़ी, नेगेटिव ग्रोथ रेट। अब याद आ रहा है इकोनॉमिक सर्वे में दिखाया था नेगेटिव, इसलिए कोई भी दिखाया था ताकि आप लोग विजुअलाइज कर सकें, ठीक है। अब समझ में आया ग्रोथ रेट किसको कहते हैं। अगर नॉमिनल जीडीपी दोनों में दिखा सकते हैं, अगर हम जीडीपी एट मार्केट प्राइस पहला वाला जो था, यदि हम मार्केट प्राइस के बेसिस पर कैलकुलेट करें और हम ये बोले क्या कि भारत की जीडीपी 150 रुपए की थी, लेकिन वो बढ़कर कितनी हो गई, 165 रुपए, तो हम क्या बोलेंगे कि भारत की जीडीपी 10% से बढ़ी है, बढ़ी है ना। सिमिलरली यदि हम बोलते हैं कांस्टेंट प्राइस पर, कांस्टेंट प्राइस पर भारत की जीडीपी कितनी थी, भारत की जीडीपी थी 120 रुपए और ये बढ़कर कितनी हो गई है, 130 रुपए, तो हम क्या बोलेंगे, भारत की जीडीपी लगभग 9% से बढ़ी है, एग्जैक्ट मोटा-मोटी हम बोलते हैं, ठीक ना। दोनों में आपको थोड़ा मोटा कोरिलेशन दिखेगा, लेकिन एग्जैक्ट कोरिलेशन नहीं दिखेगा। क्यों, क्योंकि इस वाले प्राइस में महंगाई का प्रभाव जुड़ा हुआ है और इस वाले प्राइस में महंगाई का प्रभाव नहीं जुड़ा हुआ है। क्लियर है, यहां तक बात समझ में आई। कांस्टेंट प्राइस और मार्केट प्राइस इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, ठीक। कोई नहीं, आपको जो है वो लोड नहीं लेना है, आपको क्या करना है, एक एक टॉपिक को क्लियर करते चलना है, एक एक टॉपिक को क्लियर करते चलेंगे, आपका पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। एक बात बताइए, यदि मुझे एक घर बनाना है, एक बड़ा सा जो है वो घर बनाना है, एक बात बताइए, मैं पहले ही दिन से पूरे घर के बारे में सोचूं या मैं इसकी एक एक दीवार के बारे में सोचूं। अगर ये सारे दीवार, ये छत, अगर ये सब कुछ सही जगह पर लग जाएंगी, आपको नहीं लग रहा है कि ये घर अपने आप अच्छा बन जाएगा, बन जाएगा ना। बात समझ में आया। तो ऐसे ही सिविल सर्विसेज की तैयारी, आपका ये पूरा घर है, ठीक, और इस घर की सारी दीवारें कौन सी हैं, एक एक सब्जेक्ट। यदि आपकी एक एक सब्जेक्ट क्लियर होते चले गए, यानी कि सारी दीवारें जो है वो बिल्कुल सही से बनती चली गई, आपका घर अच्छा बनेगा ही बनेगा, यानी कि आपका सिविल सर्विसेज आसानी से हो जाएगा। पहली बात समझ में। दूसरी बात, इन सभी दीवारों में क्या है, ब्रिक्स लगे हुए हैं, ब्रिक्स यानी कि ईंट लगी हुई है। अब एक बात बताइए, मैं पूरी दीवार की चिंता एक बार में करूं कि पहले मैं ये सोचूं क्या कि अगली ईंट जो है वो मेरी परफेक्ट लगेगी। आपको नहीं लग रहा है कि अगर सारी ईंटें एकदम परफेक्ट लगेंगी तो दीवार अपने आप अच्छी होगी, और दीवार अपने आप अच्छी होगी तो क्या होगा, घर अपने आप अच्छा होगा। तो इसीलिए पहले ही से बिल्कुल दूर देखने के चक्कर में नहीं रहिए, तो फिर क्या हो जाएगा, परेशान होइएगा, फ्रस्ट्रेट होइएगा, टेंशन में रहिएगा। आप खुद सोच के देखिए ना, मुझे पास की चीज ज्यादा क्लियर दिखेगी कि दूर की चीज ज्यादा क्लियर दिखेगी, बताओ ऑब्वियस है पास की चीज। पास में क्या है, पास में है ये ईंट, पास में क्या है कि जो टॉपिक आप अभी समझ रहे हैं उसको क्लियर कर लीजिए, वो क्लियर होगा तो क्या हो जाएगा, अगर सारे टॉपिक्स क्लियर होते चले गए, यानी कि सारे जो है वो, जैसे जीडीपी क्लियर हो गया, इन्फ्लेशन क्लियर हो गया, कैपिटल मार्केट क्लियर हो गया, सब कुछ क्लियर होते चला गया, तो क्या हो जाएगा, इकोनॉमी एज अ सब्जेक्ट क्लियर हो गया, यानी कि इकोनॉमी एज अ दीवार बढ़िया से बन गई। ऐसे ही सारे सब्जेक्ट बढ़िया से बन जाएंगे तो क्या हो जाएगा, आपका यूपीएससी यूपी महल जो है वो अपने आप अच्छा होगा। पहले दिन से सबके परेशान, सब चीजों को लेके परेशानी हुई है। जीडीपी पढ़ रहे हैं तो जीडीपी को क्लियर कर लीजिए, ठीक है। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा, सचिन तेंदुलकर से एक बार किसी ने पूछा, किसी इंटरव्यू में सुना होगा, बड़ा पॉपुलर है ये। सचिन तेंदुलकर से किसी ने पूछा क्या कि कभी आपने सोचा था कि आप 35,000 रन बना लेंगे, ठीक है। सचिन तेंदुलकर का क्या जवाब था उसके लिए,
उनका जवाब था क्या कि मैं रन के बारे में सोचता ही नहीं था, मैं तो बस ये सोचता था जो अगली बॉल फेंकने वाला है मैं उसको कैसे खेलूं। बात समझ में आया? यानी कि वो 35,000 के बारे में यदि सोच रहे होते तो बट ऑब्वियस है कि वो फ्रस्ट्रेट हो जाते, टेंशन हो जाते। वो शतक के बारे में सोच रहे होते तो बट ऑब्वियस है वो परेशान हो जाते। उन्होंने क्या किया, अपने आप को बस फोकस किया जो अगली बॉल नेक्स्ट आने वाली है बस उस पर फोकस किया। सिमिलरली यहां पर क्या है आपके लिए अगली बॉल आपका अगला टॉपिक जीडीपी पढ़ रहे हैं तो जीडीपी को क्लियर कर लीजिए। जीडीपी क्लियर होगा, सब कुछ ऐसे ही क्लियर होगा चला जाएगा, बट ऑब्वियस है आपकी सेंचुरी हो ही जाएगी, आप भी जो है वो 35,000 तक पहुंच जाइएगा। ठीक है, इसीलिए पूरे इकोनॉमिक के हाई कॉपा नहीं करना है, आप एक एक टॉपिक को लेके चलते चलिए, सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जीडीपी एट मार्केट प्राइस और जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस ये क्लियर हो गया ना। ठीक है, अब हम जीडीपी के कैलकुलेशन का तीसरा प्रकार देखते हैं। तीसरा प्रकार जरा समझिएगा क्या है तीसरा प्रकार। तीसरा टाइप होता है जीडीपी कैलकुलेशन का, इसको हम कहते हैं जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट क्या होता है? जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, बात को समझिएगा। फिर से बैक टू डेफिनेशन, डेफिनेशन पर जाइए। डेफिनेशन क्या कह रहा था जीडीपी का कि गुड्स एंड सर्विसेज का फाइनल मार्केटेबल प्राइस ऐड किया जाता है। बात को समझिएगा, फाइनल मार्केटेबल प्राइस। मान के चलिए क्या है, मैं एक बोरी यूरिया लेने गया, यूरिया लेने गया, क्या है प्राइस लगभग 250 के आसपास पड़ता है। देख लीजिएगा, मतलब मोटा मोटी बता रहा हूँ, 250 के आसपास जो है वो यूरिया की एक बोरी का प्राइस नहीं पड़ता है मार्केट में। ठीक है, एक बात बताइए, आप कोई भी प्रोडक्ट मार्केट से खरीदते हैं, कोई भी प्रोडक्ट, आप जो बिस्किट का पैकेट खरीद रहे हैं, आप जो चिप्स का पैकेट खरीद रहे हैं, सब के पीछे क्या लिखा रहता है? एमआरपी इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस लिखा रहता है ना, ऑफ ऑल टैक्सेस। यानी कि आप कोई भी प्रोडक्ट जब खरीद रहे होते हैं तो आप क्या कर रहे होते हैं? गवर्नमेंट को टैक्स दे रहे होते हैं, आप कुछ ना कुछ टैक्स दे रहे होते हैं। जैसे कि सर्विस सेक्टर में जीएसटी, पता है ना कि डायरेक्ट टैक्स के रूप में जीएसटी आप दे रहे होते हैं ना, चाहे आप गुड्स खरीदिए चाहे आप सर्विसेज लीजिए। ठीक है, आप मान के चलिए आप कहीं कोचिंग कर रहे होते हैं, या फिर मान के चलिए आप गए मूवी देखने के लिए, आपने टिकट खरीदी, टिकट खरीदते हैं तो उसके बाद लिखा रहता है ना कि इतना तो टिकट का प्राइस है और इसमें 18% आपका जीएसटी लगा है। आप क्या करते हैं? उसमें टैक्स को भी इंक्लूड करते हैं। एक बात बताइए, जब हम जीडीपी का कैलकुलेशन कर रहे हैं तो आपको नहीं लग रहा है कि उस मार्केट प्राइस में टैक्स भी तो एडेड है? बात समझ में आया? एक बात बताइए, मैंने क्या किया, एक पैकेट ब्रेड खरीदा, उसमें क्या लिखा हुआ था? एमआरपी ₹10 इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। यानी कि क्या है, वो जो 10 रुपया मैंने पे किया है उसमें टैक्स भी एडेड है। बात समझ में आ रहा है? उसमें डायरेक्ट टैक्स भी एडेड है, उसमें इनडायरेक्ट टैक्स भी एडेड है। डायरेक्ट टैक्स नहीं बताऊंगा, टैक्स के चक्कर में जाएंगे ना तो बताऊंगा डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में क्या डिफरेंस होता है। डायरेक्ट टैक्स उसको कहते हैं जो हम डायरेक्ट गवर्नमेंट को देते हैं, जैसे कि इनकम टैक्स। मैं इनकम टैक्स पे करता हूं तो मैं क्या है, गवर्नमेंट को डायरेक्ट टैक्स देता हूं। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? जो मैं नहीं दे रहा हूं, मेरे बिहाफ पर कोई और दे रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने वो प्रोडक्ट दुकान से खरीदा तो मैंने तो पैसा दुकानदार को दिया ना, दुकानदार मेरे बिहाफ पर गवर्नमेंट को देगा टैक्स, इसीलिए इसको इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। ठीक है ना? आप कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज खरीद रहे होते हैं तो क्या करते हैं, उसके प्राइस में इनडायरेक्ट टैक्स भी आप पे कर रहे हैं। पहली बात तो समझ में है? ठीक है, दूसरी बात, यानी कि जो मार्केट प्राइस था, मैं ये लिख सकता हूं ना कि जो मार्केट प्राइस था इसमें इनडायरेक्ट टैक्स इंक्लूडेड है, इनडायरेक्ट टैक्स इंक्लूडेड है। ठीक, इनडायरेक्ट टैक्स के कारण क्या हो जा रहा है? प्राइस बढ़ जा रहा है। बात को समझिएगा, मान के चलिए क्या है, वही पार्ले जी वाला एग्जांपल लेते हैं, बिस्किट वाला एग्जांपल लेते हैं। क्या हुआ है कि 100 बिस्किट का प्रोडक्शन हुआ है और पर पैकेट बिस्किट का दाम था 5 रुपया। ठीक है, तो भारत की जीडीपी कितनी थी? 500 रुपए। लेकिन क्या किया गवर्नमेंट ने? टैक्स बढ़ा दिया, टैक्स को बढ़ा कर दिया, जिसके कारण क्या हुआ, उस बिस्किट का दाम जो है वो बढ़कर हो गया 7 रुपया। अब एक बात करिए, प्रोडक्शन नहीं बढ़ा है, इस साल भी जो है वो 100 ही बिस्किट के पैकेट बने हैं, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स बढ़ जाने के कारण या गवर्नमेंट का टैक्स बढ़ जाने के कारण क्या हो रहा है, अब जीडीपी बढ़ के कितनी होती हुई दिख रही है? 700 रुपए। बात समझ में आया? प्रोडक्शन नहीं बढ़ा, खाली इनडायरेक्ट टैक्स बढ़ जाने के कारण क्या हुआ, जीडीपी बढ़ती हुई दिखी। तो एक बात बताइए, यानी कि जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट में क्या करेंगे, हम इस इनडायरेक्ट टैक्स के प्रभाव को खत्म करने की कोशिश करेंगे।
इस इनडायरेक्ट टैक्स के प्रभाव को या फिर गवर्नमेंट के टैक्स के प्रभाव को हटाने का प्रयास करेंगे ताकि हमें एक्चुअल डेटा मिले। ठीक है, तो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट में सबसे पहली चीज क्या की जाती है कि जीडीपी एट मार्केट प्राइस या जीडीपी एट, पहला वाला जो था जीडीपी एट मार्केट प्राइस, इसमें से क्या किया जाता है, इसमें से इनडायरेक्ट टैक्स को घटा दिया जाता है, इसमें से इनडायरेक्ट टैक्स को घटा दिया जाता है। पहली बात यहां तक समझ में आया। अब जरा आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि सर यूरिया लिखा तो, लेकिन यूरिया के बारे में कुछ बताया नहीं अभी तक। ठीक, ऐसे थोड़ी लिख दिया था, जरा बात को समझिए। आपको पता है ना कि ये यूरिया आपको जो 250 रुपए में मिल रहा है, इसका वास्तव में प्रोडक्शन 250 रुपए में नहीं होता है। इसके प्रोडक्शन में वास्तव में जो कंपनी यूरिया बना रही होती है उसको 500-600 रुपया लग रहा होता है, लेकिन सरकार क्या करती है, हमें सब्सिडी दे देती है। सुना है ना आपने, टर्म सब्सिडी दे देती है, यानी कि सब्सिडी के कारण क्या हो जा रहा है, इसका प्राइस जो है वो घटकर 250 रुपए आ जा रहा है। ठीक ना, एक तरफ गवर्नमेंट हमसे क्या ले रही है, इनडायरेक्ट टैक्स ले रही है, दूसरी तरफ गवर्नमेंट क्या कर रही है, कुछ उत्पादों पर सब्सिडी दे रही है। ठीक ना, अब जरा सोच के देखिए, वही बिस्किट वाला एग्जांपल लेते हैं कि 100 बिस्किट उत्पादन हो रहे हैं और सबका प्राइस है 5 रुपया। ठीक है, तो देश की जीडीपी कितनी हुई, 500 रुपया, लेकिन क्या किया गवर्नमेंट ने सभी बिस्किट पर सब्सिडी दे दिया, 4 रुपया कर दिया सबका प्राइस। अब एक बात बताइए, प्रोडक्शन हो रहा है 100 बिस्किट का, लेकिन अब जीडीपी कितनी हो गई, घटकर मात्र 400 रुपया। यानी कि सब्सिडी क्या करते हैं, जीडीपी को प्रभावित करते हैं। सब्सिडी के कारण क्या होता है, जीडीपी के डेटा में फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है। यदि सब्सिडी बढ़ा दी जाएगी तो जीडीपी घट जाएगी, यदि सब्सिडी घटा दी जाएगी तो जीडीपी बढ़ती हुई दिखेगी। प्रोडक्शन बढ़ रहा है या घट रहा है उससे डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, तो यानी कि क्या करना होगा कि हमें इस सब्सिडी के प्रभाव को भी हटाना होगा। तो सब्सिडी के प्रभाव को हटाने का क्या तरीका है, इसमें क्या करो, सब्सिडीज को जोड़ दो, सब्सिडीज को जोड़ दो, तो हमें क्या मिल जाता है, हमें मिल जाता है जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक ना, यानी कि जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट का डेफिनेशन क्या है, इसको लिख लीजिएगा, जीडीपी एट मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडी। बात समझ में आया, क्यों किया जाता है, ये पॉइंट समझ में आ रहा है, खाली रटने के चक्कर में नहीं रहिएगा। मेरा क्या तरीका कि आप मुद्दों को भी समझिए, आखिर क्यों ऐसा किया, क्यों, क्योंकि रटा हुआ चीज बहुत लंबे समय तक याद नहीं रहेगा, लेकिन यदि आपने एक बार इस बात को समझ लिया है तो आप आज के 5 महीने बाद भी जब आप टारगेट की इस फॉर्मूला को देखिएगा ना तो आपको समझ में आ जाएगा उद्देश्य क्या है कि जीडीपी एट मार्केट प्राइस में से इनडायरेक्ट टैक्स के प्रभाव को घटाना और सब्सिडी के प्रभाव को जोड़ना। क्यों, क्योंकि सब्सिडीज बढ़ने के कारण क्या हो जाता है, जीडीपी में फ्लक्चुएशन देखने को मिल सकता है। यदि सब्सिडी बढ़ जाएगी तो क्या हो जाएगा, जीडीपी घटता हुआ दिखेगा। सिंपल सी बात है, अभी मान के चलिए गवर्नमेंट जो है वो पर बोरी यूरिया पर आपको 250 रुपए सब्सिडी दे रही है, कल क्या करेगी, जीडीपी मतलब वो सब्सिडी बढ़ाकर वो 350 रुपए का आपको सब्सिडी दे रही है, तो इसका प्राइस घटकर कितना हो गया, 150 रुपया। अब एक बात बताइए, जीडीपी के कैलकुलेशन में तो फाइनल मार्केटेबल प्राइस जुड़ रहा था ना, यानी क्या होगा, ये 150 रुपया जुड़ रहा था। अब एक बात बताइए, 150 रुपया यदि जोड़ने लग जाएगा तो क्या हो जाएगा, जीडीपी घटती हुई दिख जाएगी ना। इसके प्रभाव को ही खत्म करो, इसके प्रभाव को खत्म करने के लिए क्या कर दो, जितनी सब्सिडी दे रहा है गवर्नमेंट वो सब जोड़ दो। ठीक है, सिमिलरली क्या है, यदि गवर्नमेंट क्या कर रही है, इनडायरेक्ट टैक्स को बढ़ा दे रही है तो जीडीपी बढ़ती हुई दिखेगी, तो क्या करो, इनडायरेक्ट टैक्स के प्रभाव को ही घटा दो, खत्म कर दो। खत्म करने का क्या तरीका है, नॉमिनल जीडीपी माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज। यहां पे बात समझ में आई, ठीक, यानी कि हम क्या बोलेंगे, जीडीपी, अभी तक हम लोगों ने क्या देख लिया, जीडीपी किसे कहते हैं, हमने देख लिया कि अलग अलग देशों की जीडीपी का कैलकुलेशन कैसे होता है, क्या है। उसके बाद हमने क्या देखा कि जीडीपी बढ़ना घटना किसको कहते हैं, परसेंटेज में वृद्धि किसको कहते हैं। फिर हमने देखा जीडीपी के 3 प्रकार हैं, जीडीपी एट मार्केट प्राइस, जिसको हम क्या कहते हैं, नॉमिनल जीडीपी, ठीक है, जिसमें हम क्या कह रहे हैं, फाइनल प्राइस, जिस प्राइस पर वो मार्केट में बिक रहा है हम केवल उसी प्राइस को जोड़ रहे हैं। दूसरा हमने देखा जीडीपी का प्रकार, जिसको हम कहते हैं रियल जीडीपी। रियल जीडीपी में हम क्या करते हैं, महंगाई के प्रभाव को खत्म कर देते हैं। महंगाई के प्रभाव को खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं, एक कांस्टेंट प्राइस फिक्स कर देते हैं, जो कि अभी क्या है 2011-12 का प्राइस। अभी बात चल रही है 2021 के प्राइस में शिफ्ट करने की, कुछ समय तो क्या करते हैं वो अपडेट कर देते हैं, क्या कि पहले 2011-12 को जो है वो बेस ईयर मान रहे थे, अब क्या करेंगे 2021-20 को जो है वो बेस ईयर मान
लगने लग सकते हैं, अभी बात चल रही है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, महंगाई का प्रभाव जो है वो खत्म हो जाता है। तीसरा क्या है फिर, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, यानी कि जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट में क्या होता है कि हम इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडीज के प्रभाव को खत्म करते हैं। तो हमें क्या क्या पता चला यहाँ पर कि जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, ये बस फॉर्मूला याद रखिएगा, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट इक्वल्स टू नॉमिनल जीडीपी, या इसी को आप बोलचाल की भाषा में क्या कहते हैं, जीडीपी एट मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस और प्लस सब्सिडीज। तो ये क्या हो गया, ये हो गया जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। इसकी फॉर्मूला याद रखिएगा और ये भी ध्यान रखिएगा क्यों ऐसा किया गया है, इनडायरेक्ट टैक्स के प्रभाव को घटाने के लिए, सब्सिडी को खत्म करने के लिए। यहां तक ठीक है, ठीक। तो कल की क्लास में हम जीडीपी की गणना कैसे होती है, एक्चुअल में कैसे जीडीपी को कैलकुलेट किया जाता है ना, हम इसके 3 प्रकार देखेंगे। जीडीपी को कैलकुलेट करने के 3 प्रकार हैं। पहला तो क्या है, एक्सपेंडिचर मेथड, यानी कि सब लोग जितना एक्सपेंडिचर कर रहे हैं पूरे देश में इन सबको जोड़ दो तो जीडीपी का एक्सपेंडिचर मेथड, मतलब इतना भी आसान नहीं है, कल दिखाऊंगा कैसे कैलकुलेट होता है, ठीक है। दूसरा है प्रोडक्शन मेथड, यानी कि हम प्रोडक्शन को टारगेट करके हम जीडीपी को कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो हम देखेंगे कल जीडीपी की कैलकुलेशन के क्या क्या तरीके हैं। यहाँ तक बात समझ में आए, 3 और तरीके हैं। इसके अलावा हम कल समझेंगे कि जीएनपी क्या होता है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है, हम देखेंगे कि पर कैपिटा इनकम कैसे निकलता है, ठीक है। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अभी क्लास के बाद आप क्या कीजिएगा, आराम से रेस्ट करने के बाद शाम तक एक बार बैठ के इसको रिवाइज जरूर कर लीजिएगा। क्यों, क्योंकि यहीं से बेस स्टार्ट हो गया है ना। अब मैं कल जब चर्चा कराऊंगा तो मैं फिर से वापस आपको जीडीपी थोड़ी पढ़ाने नहीं जाऊंगा, ठीक है। तो अगर आप रिवाइज किए रहिएगा तो आगे की क्लासेस आपको समझनी आपके लिए आसान हो जाएगी, ठीक है। और बाकी अगर कोई शंका समाधान हो तो क्या कीजिएगा, उसको आप कमेंट कर दीजिएगा, मेरे तक पहुंच जाएंगी तो मैं क्या करूंगा, कल की क्लास में उनको डिस्कस कर दूंगा स्टार्टिंग में, ठीक है। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं, फिर आगे कल मिलते हैं। तब तक के लिए आप लोगों का धन्यवाद।